नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं आज विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज की और ये टेस्ट नंबर 5 है, ये बात याद रखना। और ये टेस्ट है दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री का, इनकी जो प्राचीन इतिहास है उसका टेस्ट सीरीज है। टेस्ट नंबर 5 है। 4 टेस्ट हम करा चुके हैं, ये 5वां टेस्ट आपके लिए दोस्तों। अच्छे टेस्ट हैं, आपका इवैल्यूएशन, आपका अपना मूल्यांकन यहाँ बेहतर तरीके से हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 पे चर्चा करेंगे। क्या है? पहला क्वेश्चन है बुद्धिज्म की जातक स्टोरी से रिलेटेड। कह रहे कि फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जातका स्टोरीज ऑफ बुद्धिज्म, कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला है इवेंट फ्रॉम प्रीवियस लाइफ्स ऑफ बुद्धा आर डिपेक्टेड इन दीज स्टोरीज। दूसरा है दे आर डिपेक्टेड ऑन द रेलिंग्स एंड तोरणा ऑफ द स्तूपाज, यानी कि वो उसकी जो रेलिंग्स हैं स्तूपाज की और उसके जो तोरण हैं, जो द्वार हैं उसकी रेलिंग्स पर डिपेक्टेड हैं वो जातक कहानियां जो बुद्धा की प्रीवियस लाइफ से क्या है, रिलेटेड है दोस्तों। कह रहे हैं विच स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए पहले स्टेटमेंट की बात करें, यस, जो जातक स्टोरीज हैं वो बहुत ही पुरानी दोस्तों एक लिटरेचर कंसर्निंग है विच आर द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, जो उसकी बुद्धा की बुद्धिज्म की जो प्रीवियस स्टोरी है, प्रीवियस लाइफ है, उससे रिलेटेड है। ये दोनों फॉर्म में ह्यूमन और एनिमल दोस्तों, ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म में है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी बात करेंगे आप दोस्तों, जो जातक स्टोरीज के बीच में देखेंगे तो ये छादंत जातक, विप्रपुंता जातक, ये सारे जो जातक हैं ये बहुत सारे जातक हैं और दीज आर जातक्स डिपेक्टेड ऑन द रेलिंग्स एंड तोरण ऑफ द स्तूपास। तो ये क्या है, जो जातक स्टोरीज हैं उनकी रेलिंग और स्तूपास पर डिपेक्टेड है, वहां पर लगाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें राइट है। बोथ 1 एंड सी इज राइट रिगार्डिंग दिस। पहले क्वेश्चन का सी आंसर है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, आंसर यहाँ पर दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये रज्मनामा, रज्मनामा वाज द पर्शियन वर्जन ऑफ रामायण, यानी रामायण का जो पर्शियन यानी फारसी में लिखा गया अनुवाद करके उसको रज्मनामा कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया? रज्मनामा। दूसरा है स्टेटमेंट अकबर कमीशन ट्रांसलेशन ऑफ रिवर्ड संस्कृत टेक्स्ट इनटू पर्शियन। दोस्तों अकबर ने कमीशन किया कि भाई जो संस्कृत के कुछ टेक्स्ट हैं उन्हें ट्रांसलेट करके पर्शियन में लिखो। देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा क्या है? पहला गलत है, दूसरा राइट है दोस्तों। देखिए जो रज्मनामा है वो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि जो पर्शियन ट्रांसलेशन था और उसका जो वर्जन था वो महाभारत का था दोस्तों। किसका? महाभारत, नॉट रामायण। वो महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन था। इनकी संस्कृत टेक्स्ट लाइक जैसे महाभारत एंड रामायण, इट इज इनटू पर्शियन वर कमीशन्ड बाय द मुगल एम्परर एंड द रज्मनामा इज कॉल्ड महाभारत। तो जो अकबर ने क्या किया, कमीशन किया था, ये बात सही है। सेकंड इज राइट, फर्स्ट रॉन्ग। पहला क्या है? रॉन्ग हो गया, दूसरा सही है, क्योंकि जो पर्शियन ट्रांसलेशन था वो हिंदू एपिक महाभारत का किया गया था जिसको रज्मनामा कहा गया। तो महाभारत को रज्मनामा कहा जाता है, रामायण को नहीं दोस्तों। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, सेकंड वाला सही है कि अकबर कमीशन द ट्रांसलेट ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ द illustration of the revered Sanskrit text into Persian. Second is correct है दोस्तों। All books in the Mughal India were manuscript, so they were in handwritten like that. ठीक है, आंसर क्या है? पहला रॉन्ग, दूसरा सही। आंसर हो गया आपका डी। डी स्टेटमेंट यानी कि इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए अब आएंगे दिल्ली सल्तनत के रिगार्डिंग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही सेट अप द दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट। He organized of the ceremonies of the Sijda and Pebos to emphasize that his nobles were not his equals. He excluded Indian Muslims from the position of power and authority. Which statement described in the बेहतरीन पर्सनालिटी यानी कि फॉलोइंग पर्सनालिटी? दिस इज बलबन। बी इज द राइट आंसर, गयासुद्दीन बलबन। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। गयासुद्दीन बलबन के बारे में, उसने दीवाने अर्ज दोस्तों, दीवाने एक अर्ज है, वो विभाग की स्थापना की, दीवाने अर्ज। गॉट इट। उसने सिजदा और पैबोस को एम्फसाइज किया क्योंकि उसने बोला कि भाई जो नोबल्स हैं उसके अपने दरबार में जो नोबल्स है वो उसके इक्वल्स नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो सेरेमनीज थी दोस्तों सिजदा एंड पैबोस की, जिसे प्रोस्टेशन एंड द किसिंग द मोनार्क्स फीट, जो राजा होता था उसके चरणों को चूमा जाता था, ये वो रिचुअल्स थे दोस्तों। एंड द गयासुद्दीन बलबन ने एक सेपरेट मिलिट्री, ये दीवान अर्ज है, एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट दोस्तों, इट इज ए सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट जो गयासुद्दीन बलबन ने अपॉइंट किया था।
और बनाया था, इंट्रोड्यूस किया था, और इसके लिए एक अपॉइंट किया था कोतवाल। ठीक है, इस विभाग के लिए कोतवाल अपॉइंट किया था गयासुद्दीन बलबन ने दोस्तों। गॉट इट। तीसरा क्या है, गयासुद्दीन बलबन ने एक स्लेव डायनेस्टी से था दोस्तों, किससे, स्लेव डायनेस्टी से था ये, और इसका जो शासन था दिल्ली पर इसने 1266 से लेकर 1286 एडी तक रूल किया। याद रखना ये वाली बात, गयासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड स्लेव डायनेस्टी से था और 1266 से 1286 एडी तक इसने रूल किया था। गॉट इट। तीसरा क्या है, ही एक्सक्लूडेड इंडियन मुस्लिम फ्रॉम द पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, दैट इज द राइट आंसर। उसने दोस्तों वर्चुअली अगर बात की जाए, उसने इंडियन मुस्लिम्स को एक्सक्लूड कर दिया जितने भी पोजीशन थी और पावर एंड अथॉरिटी से। तो यह है गयासुद्दीन बलबन की पूरी कहानी। गॉट माय पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए थोड़ा जल्दी से निकलेंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। सोलर प्रोब्स की बात हो रही है और कंट्री की बात हो रही है। एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है, ये हाइनोड की बात कर रहे हैं। सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी कह रहे हैं कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, कितने पेयर्स करेक्टली मैच है, इंपोर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो एडवांस स्पेस बेस्ड जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है ये दोस्तों किसका, इसको बोलते हैं, एक और समझो इसका शॉर्टकट ऐसे भी आ सकता है, ASO-S, एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी। तो दोस्तों ये क्या है, इंडिया का नहीं है, ये चाइना का है। किसका है, चाइना का है दोस्तों। किसका है, चाइना, क्योंकि इसको कहते हैं क्वाफू एडवांस, यानी कि इसको ये हम क्या कहते हैं, इसका नाम दूसरा नाम है क्वाफू, क्वाफू 1। एक चाइनीज सैटेलाइट है जिसे अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया था। याद रखना, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया था। और किसके लिए, स्टडी द सन एंड इट्स एक्टिविटी ऑफ द सोलर फ्लेयर्स, सोलर फ्लेयर्स एंड द कोरोनल मास इजेक्शन। दोस्तों कोरोनल मास इजेक्शन की स्टडी करने के लिए क्वाफू जो फर्स्ट है एक सैटेलाइट है जो चाइना का। दोस्तों हिनोड की बात करेंगे, हिनोड दोस्तों इसको सोलर बी भी कहते हैं, इसको सोलर बी भी नाम दिया गया है। ये जापान की एजेंसी है जाक्सा, उसके द्वारा बनाया गया। ये राइट है दोस्तों, पहला गलत हो गया, सेकंड राइट हो गया। जो हिनोड है ये से सोलर बी कहते हैं। सोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेवलप किया है जाक्सा ने दोस्तों, और जाक्सा और नासा का इसमें कोलैबोरेशन है। ठीक है, जाक्सा एंड नासा का दोस्तों। गॉट इट। अब बात करेंगे, इसको कहते हैं सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी से कहते हैं सोहो। क्या है सोहो, सोहो दोस्तों नासा और ये चाइना का नहीं है, ये नासा एंड जाक्सा, इंपोर्टेंट है, नासा एंड जाक्सा का, और इवन यूरोपीय स्पेस एजेंसी का दोस्तों। ठीक है, नहीं जाक्सा नहीं, इसमें यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, नासा एंड यूरोपीय स्पेस एजेंसी का सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी मिशन, नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी का एक लॉन्च मिशन है, जॉइंट प्रोजेक्ट है दोस्तों। इसे 1995 में लॉन्च किया गया था, 1995 में। गॉट इट, ये बात याद रखना। आंसर हो गया ओनली 1 पेयर इज राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, वेरी इंपोर्टेंट। आजीविका सेक्ट जो आजीवक थे इज वन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स, यानी कि आस्तिक थे। ऑर्थोडॉक्स से मतलब है आस्तिक और नास्तिक। तो आजीवक सेक्ट इज द वन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स सेक्ट या स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। मक्कली गोसाल इज द कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट, एंड द लोमस ऋषि caves were patronized by Chandragupta Maurya for the आजीविका सेक्ट। हाउ मेनी द स्टेटमेंट इज अबव करेक्ट। तो ये आजीवक सेक्ट के बारे में दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। देखिए आजीवक जो सेक्ट है ना, कितने स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, 1 2 3 4 या जो भी है 3 है, उनमें से कौन से सकते हैं। देखिए आजीवक जो सेक्ट है वो दोस्तों एक हेट्रोडॉक्स है, नास्तिक है दोस्तों, नॉट आस्तिक। ये नास्तिक है तो पहला रॉन्ग हो गया। जो आजीवक सेक्ट है इट इज द हेट्रोडॉक्स, नॉट ऑर्थोडॉक्स। आस्तिक नहीं, आस्तिक का मतलब हो गया कि हु बिलीव्स इन द गॉड, और हेट्रोडॉक्स हो गया हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड्स, दैट इज नास्तिक। तो आजीवक सेक्ट एक कैसा, नास्तिक है, भगवान में बिलीव नहीं करता, हेट्रोडॉक्स है। तो पहला गलत हो गया। मक्कली गोसाल, यस दोस्तों, मक्कली गोसाल इज द कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ दिस आजीविका सेक्ट। 5 सेंचुरी बीसी में, जो 5 सेंचुरी बीसी हुई वहां पर मक्कली गोसाल ने आजीवक सेक्ट को फाउंड किया दोस्तों, आजीवक सेक्ट को फाउंड किया था। सेवरल रॉक कट केव्स बिलोंगिंग टू द आजीविका एंड द डेटेड टू द टाइम्स ऑफ मौर्य एम्पायर अशोका। और ये कब था, अशोका के टाइम का। बहुत सारी रॉक कट केव्स यहाँ पर बिलोंग करती है दोस्तों, जिन्हें अशोका ने पैट्रोनाइज किया था। किसने, अशोका ने पैट्रोनाइज किया था। तो तीसरा भी गलत हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने अशोका पैट्रोनाइज द आजीविका सेक्ट। ठीक है, तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है, रॉक कट केव्स की बात कर रहे हैं, तीसरा भी गलत है दोस्तों। सेकंड सही है, तो ओनली 1 इज राइट आंसर।
सेकंड वाला सही है, ये थर्ड भी गलत है, क्योंकि जो रॉक कट केव्स है जैसे बराबर की जो हिल्स है नियर गया में, बिहार में है बराबर, और वहीं पर है लोमहस ऋषि की केव, जिसे हम लोमस ऋषि की केव कहते हैं। ये कहां पर है याद रखना, ये बिहार में है, गया में। गॉट इट? एंड दिस इज द डेकोरेटेड विद द सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क एज द एंट्रेंस, एंड इट इज carved during the Ashokan period of the Mauryan Empire in 3rd century. Not Chandragupta Maurya. This is the time of Ashoka. तो लोमस ऋषि की जो केव थी उसको पैटर्नाइज किया था अशोका ने दोस्तों। आंसर क्या हो गया? 1 इज राइट, 3rd इज रॉन्ग। ठीक है, सेकंड वाला सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या है 6? ये कुछ टर्म्स हैं और उससे रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन है। पहला है उलूक, दूसरा है देसाला, तीसरा है जिमीज। कितने पेयर्स इसमें करेक्टली मैच है? ठीक है, समझिए क्या है। देखिए जो उलूक है दोस्तों, जो उलूक है वो क्या होता है? उलूक जो है फुट पोस्टल सिस्टम होता है, समझ रहे हैं? उलूक जो है वो एक फुट पोस्ट है जिसमें 3 स्टेशन पर माइल होते हैं। इट इज कॉल्ड दावा, से हम दावा भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला जो पेयर है सॉरी करेक्टली मैच है कि इट इज द फुट पोस्टल सिस्टम। देसाला की बात करेंगे, जो देसाला है दोस्तों ये 1580 में, याद रखना अकबर का समय था उस समय, अकबर ने इसको इंस्टीट्यूट किया एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिसे देसाला कहा गया। कहा क्या गया? देसाला कहा गया दोस्तों। ठीक है, इस सिस्टम में जो डिफरेंट टाइप का जो प्रोड्यूस होता था, डिफरेंट क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता था। तो सेकंड क्या है? ये भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, इट इज राइट। जिमीज की बात करेंगे, इट इज द रिलीजियस स्कॉलर्स। ये करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के समय पे दोस्तों जो जिमीज का स्टेटस था वो प्रोटेक्टेड पीपल्स के लिए था। जो पीपल्स प्रोटेक्ट किए जाते थे उनको जिमीज कहा जाता था। प्रोटेक्टेड पीपल्स के लिए जिमीज कहते थे, यानी कि हु एक्सेप्ट द मुस्लिम रूल एंड एग्री टू पे टैक्स कॉल्ड जिजिया। जो जिजिया देते थे, जजिया देते थे, उन लोगों को जिमीज कहते थे। रिलीजियस स्कॉलर्स नहीं थे, ये गलत हो गया। आंसर ओनली 2 पेयर्स, फर्स्ट एंड सेकंड दोस्तों। उलूक होता है फुट पोस्टल सिस्टम और देसाला इज दैट अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। विद रेफरेंस टू ग्रीक एंड रोमन अकाउंट ऑफ द 1st and 2nd century AD, consider the following statement. Ptolemy's geography written in Greek gives the valuable data on India's geography and commerce, and Pliny's का natural historia written in the Latin, it gives valuable data on trade between India and Italy. Which statement is correct? देखो दोनों करेक्ट है, दोनों इंपोर्टेंट हैं, दोनों करेक्ट हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। 7 का सी है कि ज्योग्राफी जो है ग्रीक में लिखा गया है और ये लैटिन में। जो इटली का है वो है प्लिनी के द्वारा लिखा गया नेचुरल हिस्टोरिया, ये लैटिन में लिखा गया, ये बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यह पदमजा नायडू जूलॉजिकल पार्क, ये इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड जूलॉजिकल पार्क है, लोकेटेड इन लेह एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 7000 फीट। दोस्तों पदमजा नायडू जूलॉजिकल पार्क लेह लद्दाख में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये दार्जिलिंग में सिचुएटेड है, वेस्ट बंगाल में दोस्तों। कहां पर है? वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग में। तो ये रॉन्ग हो गया। इट इज द फर्स्ट जू इन इंडिया टू प्रिजर्व द डीएनए सैंपल्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द स्नोई रीजन। ये ठीक हो सकता है। इट रिसीव द अर्थ हीरोज अवार्ड इन 2014 फॉर इट्स कंजर्वेशन वर्क। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों? पहला क्या गलत हो गया तो एलिमिनेट कर दो। आंसर आपके पास अपने आप आ गया, 2 is 3 राइट आंसर दोस्तों, दोनों सही है, सेकंड और थर्ड। गॉट इट? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सहयोग पोर्टल रिसेंटली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज प्राइमरली एम्ड एट enabling the authorized agency to issue content, take down requests and the coordinate cyber crime investigation. तो सहयोग पोर्टल दोस्तों ये कोऑर्डिनेट करने वाला है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में। तो सहयोग पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग नोटिस टू इंटरमीडिएट बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ एजेंसी अंडर आईटी एक्ट 2000 का आईटी एक्ट के अंडर में दोस्तों। गॉट इट? आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करेंगे। व्हाट इज 10? इंपोर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है प्यारे। अगर अच्छे लग रहे हैं, सेशन अच्छा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। इट इज एन इंपोर्टेंट केव साइट्स हैविंग मेनी इमेज बिलोंगिंग टू वज्रयान बुद्धिज्म। वज्रयान की जो शाखा है, बुद्धिज्म की जो शाखा है वज्रयान, एंड द बुद्धिस्ट केव आर बिग इन साइज एंड आर ऑफ द सिंगल, डबल एंड द ट्रिपल स्टोरीज। द ब्राह्मणिकल केव्स हैव बीन मेनी स्कल्पचर्स एंड द रावण शेकिंग माउंट कैलाश इज वन ऑफ them. Mount Kailash is one of them.
कह रहे कौन सी केव साइट है वो डिस्क्राइब कर रही है इस गिवन पैसेज को दोस्तों। वज्रयान बुद्धिज्म से रिलेटेड है और जहां पर ब्राह्मणिकल केव्स भी हैं दोस्तों। कौन सी है? दिस इज ओनली वन, एलोरा केव। एलोरा केव ये लोकेटेड है दोस्तों, मैं बता दूं, औरंगाबाद में। औरंगाबाद है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, ठीक है। ये 100 किलोमीटर है कहां से? अजंता से दोस्तों। इट इज लोकेटेड फ्रॉम 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अजंता। इट हैज द 34, एलोरा हैज द 34 बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिकल एंड द जैना केव्स। तीनों केव्स यहाँ पे बुद्धिस्ट हैं, ब्राह्मणिकल यानी ब्राह्मण केव्स और जैना केव्स पाए जाते हैं दोस्तों। गॉट इट? तो देर आर 12 बुद्धिस्ट केव्स हैविंग मेनी इमेज बिलोंग टू वज्रयान बुद्धिज्म, लाइक तारा, महामयूरी, अशोका भया, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, अमिताभ एटसेट्रा। एंड द अजंता also executed double story caves, but at Ellora the triple story is a unique achievement। तो यहाँ पर एक ट्रिपल स्टोरी केव है दोस्तों, लेकिन अजंता में डबल स्टोरी केव से याद रखना, यहाँ पर ट्रिपल स्टोरी केव है एलोरा में। गॉट इट? तो ये हो गया आंसर इज बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ शैडो पपेट्री? जो शैडो पपेट्री की बात हो रही है तो उसमें है कथेपुतली है, गोमबेटिया है, बोमलत्तम है और यह रावण छाया। विच स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट शैडो पपेट्री? शैडो पपेट्री की बात हो रही है। देखो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पपेट्री यू नो वेरी वेल। तो ये है सिर्फ रावण छाया, जिसमें छाया पाई जाएगी, शैडो पाई जाएगी पपेट्री की। तो आंसर इज सी दोस्तों, ठीक है। अब मैं बता दूं सिंपल सा, कठपुतली एक राजस्थान की है, राजस्थान की पपेट्री है, ठीक है। और जो कुंदई है, कुंदई देखेंगे वो उड़ीसा की है। गोमबटा की बात करेंगे ये कर्नाटका की है, गोमबेटा कर्नाटका। और बोमलत्तम ये तमिलनाडु की पपेट्री है। और रावण छाया ये दोस्तों उड़ीसा की है। ये एक शैडो पपेट्री है, इसलिए आंसर इज 4, ठीक है। सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ द पैलियोलिथिक एज? चलिए, पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया डेवलप्ड इन द पैलियोस्टोसीन पीरियड इन द आइस एज। The Paleolithic sites are absent in the alluvial plains of the Indus and Ganga. Third, the character tools of the Paleolithic age were flax and microliths. Which statement is correct regarding this? देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है कि जो पैलियोलिथिक कल्चर है इंडिया में वो पैलेस्टोसीन जो आइस एज था उस समय डेवलप हुआ दोस्तों, ठीक है। 2,58,000 से लेके यानी कि 25,80,000 से लेके 11,700 साल तक ऐसा माना जाता है। उसे जियोलॉजिकल इपोक बोलते हैं, जियोलॉजिकल इपोक बोला जाता है। गॉट इट? दूसरी बात करते हैं, सेकंड भी सही है, थर्ड रॉन्ग है दोस्तों। तो आंसर इज ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, क्योंकि जो अपर पैलियोलिथिक फेस है इट वाज लेस ह्यूमिड एंड इट इज coincide with the last phase of the ice age. So the Paleolithic sites are found in the hilly slopes and river valleys, which are absent in the alluvial plains of the Indus and Ganga. Second is also right. थर्ड क्या है? रॉन्ग है दोस्तों, थर्ड इज रॉन्ग। क्योंकि जो माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री है वो दोस्तों कब? मीजोलिथिक पीरियड में, मीजोलिथिक याद रखना, मीजोलिथिक पीरियड में डेवलप हुई थी। इट इज डेवलप इन द मीजोलिथिक फेज दोस्तों। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। कहना स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, BHS। क्या है बायोडाइवर्सिटी? चलिए, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आर नोटिफाइड एज प्रोटेक्टेड एरिया अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दूसरा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द पावर टू नोटिफाई बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा, Kasampeti Scared Groves was the first biodiversity heritage site of India declared in 2007. कह रहे how many statement is correct regarding the biodiversity heritage site? देखिए समझिए इस चीज को। पहले ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या था कि जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है वो नोटिफाइड नहीं होगी अंडर द WPA एक्ट 1972 में दोस्तों, क्योंकि ये होगी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर में। अंडर सेक्शन 37 ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द लोकल बॉडीज, याद रखना स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा लोकल बॉडीज के साथ टू नोटिफाई द एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच हैव द इंपोर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, थोड़ी सी गलतियां होती है। सेकंड बात करेंगे
कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है? नहीं दोस्तों, देखिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो अथॉरिटी है, एनबीए जिसे हम बोलते हैं, दैट इज द नेशनल बायोडाइवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो अथॉरिटी है वो एडवाइस करती है स्टेट गवर्नमेंट को दोस्तों, एडवाइस द स्टेट गवर्नमेंट इन सिलेक्शन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ हेरिटेज साइट। तो एनबीए जो है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये एक ऑटोनोमस और स्टेटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर में। और इसका जो हेडक्वार्टर है एनबीए का चेन्नई में है, तमिलनाडु में। और दोस्तों इसको 2003 में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, टू इंप्लीमेंट द इंडियाज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को इंप्लीमेंट करने के लिए एनबीए यानी कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को लाया गया था। मेरी बात क्लियर कट समझ गए होंगे आप? तो सेकंड वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तीसरा, जो कासम पत्ती है, कलर चेंज कर लेते हैं, कासम पत्ती जो स्केट ग्रुप्स है, ये पहली बायोडाइवर्सिटी साइट नहीं है 2007 में जो डिक्लेयर हुई थी। देखिए जो नेल्लूर है, नेल्लूर तामारिंड ग्रोव है बेंगलुरु में, कर्नाटका में, वो पहली साइट थी दोस्तों जो इस चीज पर डेवलप की गई थी, जो इस चीज पर डेवलप की गई थी। गॉट इट? कौन सी? नेल्लूर तामारिंड ग्रोव, ठीक है। कासमपंती स्केयर ग्रोव जो है तमिलनाडु की सेकंड है, कौन सी? नॉट फर्स्ट, इट इज द सेकंड, इट इज द सेकंड बायो डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट दैट इज इन द अरित्तापत्ती इन मदुरई बिलोंग्स टू तमिलनाडु एंड ये लोकेटेड है नियर द अलागार मलाई रिजर्व फॉरेस्ट में दोस्तों, डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है दोस्तों, ठीक है। तो कासमपत्ती स्केयर ग्रुप याद रखना। तो थर्ड रॉन्ग हो गया, सेकंड रॉन्ग हो गया, फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया, तेरे का डी आंसर है, नन, इनमें से कोई भी सही है। प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 पर चर्चा करते हैं। महाजनपद और कैपिटल्स की बात होगी। चेदी दोस्तों बिक्रा, यह चेदी विराटनगर की कैपिटल होती नहीं, चेदी दोस्तों विराटनगर की कैपिटल बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बहुत बात करूंगा, चेदी जो है किसकी? सुक्तिमती की, चेदी जो है सुक्तिमती की कैपिटल थी। ये पहला पेयर जो क्या है करेक्टली मैच नहीं है। मैं सुक्तिमती की बात करूंगा, मैं आपको प्रेजेंट टाइम में, ये एमपी में मध्य प्रदेश में है सुक्तिमती दोस्तों, कहां पर है? मध्य प्रदेश में। चेदी जो है एक बहुत ही प्रॉस्परस, उन्नत, सुक्तिमती के साथ बहुत ही अच्छा ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का सेंटर हुआ करता था। चेदी जो महाजनपद है उसकी कैपिटल होती थी सुक्तिमती दोस्तों, विराटनगर नहीं होती थी, ठीक है। दूसरी बात करेंगे वत्स। वत्स दोस्तों जो महाजनपद था उसकी कैपिटल थी कौशाम्बी, दैट इज राइट, कौशाम्बी इसकी कैपिटल थी, ठीक है। और ये प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। वत्स वाज द इकोनॉमिकली प्रॉस्परस कंट्री, प्रॉस्परस स्टेट था दोस्तों, और कौशाम्बी उसका एक कॉमर्स एंड आर्ट सेंटर हुआ करता था। मत्स्य की बात करेंगे, मत्स्य की कैपिटल थी दोस्तों विराटनगर, ये यहाँ ऐसे है, ये ऐसे मैच है, तो मत्स्य की कैपिटल क्या थी? जो विराटनगर है, ठीक है। ये पहला जो है ये भी गलत है, ये चेदी थी सुक्तिमती, मत्स्य की थी विराटनगर, तो ये थी विराटनगर। और ये विराटनगर अभी प्रेजेंट मत्स्य पड़ता है राजस्थान में, और मत्स्य दोस्तों महाभारता से एसोसिएट है, क्योंकि विराटनगर जहां पर पांडवों ने अपने वनवास के लास्ट ईयर स्पेंड किया था उसे कहते हैं विराटनगर। विराटनगर में पांडवों ने अपने लास्ट ईयर जो वनवास हुआ था, उनको एग्जाइल हुआ था, एग्जाइल मतलब वनवास होता है, इस वनवास का लास्ट ईयर्स वहीं विराटनगर में स्पेंड किए थे। तो सिर्फ वत्स यानी कि कौशाम्बी ये मैच है, ओनली वन इज मैच। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सो ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। विद रिस्पेक्ट टू मोहम्मद बिन तुगलक, मैं इसको कहता हूं एमबीटी शॉर्ट में, हमें शॉर्टकट पढ़ने की आदत पड़ गई है इसलिए दिक्कत होती है। मोहम्मद बिन तुगलक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है ये? कहना था कराची एक्सपीडिशन वाज लॉन्च ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। जो कराची एक्सपीडिशन हुआ उसको लॉन्च किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दूसरा है ही वाज डिफीटेड बाय मंगोल्स नियर द झीलम, thus never extend his empire beyond Indus, which statement is given above are correct दोस्तों। 15 की बात हो रही है, 15 का ऑप्शन पहला देखते हैं। देखिए अगर मोहम्मद बिन तुगलक के अर्ली ईयर्स की बात करें तो भाई मंगोल अंडर देयर लीडरशिप, इसका नाम था तरमासरिन, बस्ट इनटू द सिंधा एंड इट इज रीच अप टू द मेरठ, दिल्ली से जो 65 किलोमीटर है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था दोस्तों बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही मल्टी क्वालिटी वाला आदमी था, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड और डिलीजेंट आदमी था, बट उसका भाग्य सही नहीं था, तो चीजें उसके खिलाफ होती चलेगी।
तो कराची जो है, कराची जो एक्सपीडिशन था, मोहम्मद बिन तुगलक ने हिमाचल को एनकाउंटर करने के लिए अपनी आर्मी भेजी दोस्तों। ये बात सही है, ये क्या है, उसने अपनी आर्मी भेजी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो कराचल का एक्सपीडिशन है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया गया था दोस्तों। गॉट इट, कराचल का एग्जीबिशन। और कब किया गया था, ये 1333 ईस्वी में, 1333 ईस्वी में कराचल का एक्सपीडिशन किया गया। पहला सही है। दूसरा देखते हैं, उसने मंगोल को हरा दिया। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आंसर इज ए, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने मंगोल को झेलम के पास बिल्कुल भी नहीं हराया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिल्कुल भी नहीं हराया था। उसने ऑक्युपाइड किया था कालानूर को दोस्तों। फॉर सम टाइम हिज पावर एक्सटेंड बियॉन्ड द इंडस अप टू पेशावर। ठीक है, तो ये चीज थी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। 16 पे आ जाओ, 16 पे आते हैं। क्या है 16? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। यहां से क्वेश्चन आते हैं कि भाई गुप्ता के समय पे महिलाओं की स्थिति क्या थी। चलो, वुमेन ऑफ द अपर वर्ण कला, अपर वर्णा मतलब अपर वर्णा सिस्टम है। तो वुमेन ऑफ द अपर वर्णा वर फ्री टू अर्न देयर लिवलीहुड। दूसरा है, वुमेन्स वर अलाउड टू लिसन टू रिलीजियस टेक्स्ट। कह रहे हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज अबव आर करेक्ट। 16 की बात हो रही है। चलिए पहला देखेंगे गुप्ता पीरियड की कहानी क्या है। देखिए गुप्ता पीरियड में दोस्तों वुमेन की जो पोजीशन थी काफी मिजरेबल थी, काफी दयनीय थी। ठीक है, वो बिल्कुल भी फ्री नहीं थी। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। गुप्ता पीरियड में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय थी। इट इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन हैज थोरली रेगुलराइज्ड बट वाज इंसिस्टेड शुड बी प्रोटेक्टेड एंड जेनरसली ट्रीटेड बाय मैन। तो women of higher order did not have access to independent source of livelihood in Gupta period. तो did not, पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया दोस्तों, पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या था, वुमेन अलाउ किया गया उनको रिलीजियस टेक्स्ट सुनने के लिए, बात सही है। वुमेन्स ऑफ लोअर वर्णा, जो हाँ अपर वर्णा में नहीं थी, जो लोअर वर्ण में थी, लोअर सिस्टम में थी, लोअर वर्णा सिस्टम में थी, दे आर फ्री टू अर्न देयर लिवलीहुड, गेव देम कंसिडरेबल फ्रीडम एंड which denied of women of our varna, but women were allowed to listen to the religious text। ये याद रखना, मीन्स में भी आप इसको एड ऑन कर सकते हो कि भाई गुप्ता पीरियड में अपर क्लास वुमेन्स के लिए क्या था। तो अपर क्लास वुमेन्स की जो कंडीशन थी वो काफी मिजरेबल थी, बट लोअर वर्ना सिस्टम की जो स्थिति थी वो दे आर फ्री टू अर्न देयर लिवलीहुड बट दे आर अलाउड टू लिसन द रिलीजियस टेक्स्ट। सेकंड इज राइट, फर्स्ट इज रॉन्ग। कम टू द 17, क्या है ये कह रहा है, फॉलोइंग द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। क्या है यूक्लिड का टेलीस्कोप? यूक्लिड टेलीस्कोप इज ए स्पेस मिशन लेड बाय द जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन यानी कि JAXA। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इन्वेस्टिगेट डार्क मैटर एंड द डार्क एनर्जी इन द यूनिवर्स। द टेलीस्कोप इज प्लेस इन द लो अर्थ ऑर्बिट, जिसे बोलते हैं LEO, टू मिनिमाइज एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। 17 की बात हो रही है। चलिए तो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के बारे में समझते हैं। ये क्या है, हाई रिजोल्यूशन इमेज है 26 मिलियन गैलेक्सीज की। इसको डेवलप किया है दोस्तों, याद रखना, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, यूरोपीय स्पेस एजेंसी इज डेवलप द यूक्लिड टेलीस्कोप्स। ये एक यूरोपीय स्पेस एजेंसी का कॉस्मिक विजन प्रोग्राम है जिसे 1 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। पहला स्टेटमेंट करेक्ट, इनकरेक्ट दोस्तों। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है, बिल्कुल सही है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप का डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को इन्वेस्टिगेट करना है दोस्तों। सेकंड इज आल्सो राइट। थर्ड क्या, थर्ड इज रॉन्ग दोस्तों, क्योंकि ये जो टेलीस्कोप है ये थर्ड इज रॉन्ग है। इसको लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस नहीं किया गया दोस्तों। इट इज नॉट प्लेस इन द लो अर्थ ऑर्बिट। गॉट इट, समझ रहे? इट इज लोकेटेड एट द सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट। इसको सन के अर्थ के लैग्रेंज पॉइंट के पास क्या किया गया, प्लेस किया गया था दोस्तों। गॉट इट, तो फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग, सेकंड इज राइट। तो आंसर इज सेकंड, 17 का सेकंड ओनली। गॉट इट, 18 पे आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एम्बिशियस किंग्स एंड मिनिस्टर्स, प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट इन आर्मी, प्रेजेंस ऑफ आयरन माइंस। हाउ मेनी ऑफ द फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मगधा टू इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल ऑफ द 16 महाजनपदा। किनमें से कौन सा था?
मुझे तो तीनों लग रहे हैं भाई, तो इसमें तीनों ही है कि भाई मगधा इसलिए था, एम्बिशियस किंग था, मिनिस्टर थे उसके, एलिफेंट आर्मी में थे, और आयरन माइन प्रेजेंस थी दोस्तों वहां पर, देयर इज अ लॉट ऑफ आयरन माइंस, इसलिए मगधा जो है 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा ताकतवर था। इस समय मगध प्रेजेंट डे में अगर देखेंगे तो कहां पर पड़ता है, बिहार में दोस्तों, ठीक है, कहां पर है, बिहार में है, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे, 19 की बात करेंगे, व्हाट इज 19, द डीएक्स एज जिसे बोलते हैं डिजिटल एक्सलेंस फॉर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च इन इंडिया एम्स टू, तो डिजिटल एक्सलेंस फॉर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज इनिशिएटिव का एम्स क्या है, इसका एम है भाई फैसिलिटेट द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एमएसएमईज, 19 का सी दोस्तों, ठीक है, 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नागर आर्किटेक्चर एंड द द्रविड़ आर्किटेक्चर दोस्तों, क्या है, जो दो विमान है, विमान ऑफ द द्रविड़ आर्किटेक्चर हैज ए स्टेप लाइक स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू द नागर स्टाइल विच इज कर्व्ड इन शेप, कर्व्ड इन शेप। और दूसरा देखेंगे द्रव जो द्वारपाल हैं, द्वारपाल या डोर कीपर्स एट द एंट्रेंस आर कॉमन फीचर ऑफ द टेम्पल ऑफ द नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दोस्तों, ये बिल्कुल इनकरेक्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि जो द्वारपाल हैं वो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में एट द एंट्रेंस ऑफ गर्भगृह इट वुड नॉट यूजफुल टू फाइंड इमेज सच एज द मिथुनाज एंड द रिवर गॉडीज, सो सेकंड इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो जो डोर कीपर्स हैं इन द साउथ यू विल जनरली द स्कल्पचर्स ऑफ पीएस द्वारपाल, आप देखेंगे साउथ के मंदिर में है, और ये जो नागर स्टाइल है नॉर्थ के मंदिर है, इनमें बिल्कुल भी द्वारपाल नहीं मिलेंगे, सेकंड गलत हो गया। द्रविड़ आर्किटेक्चर द गर्भगृह ऑफ द मेन टेम्पल इज समटाइम्स लोकेटेड इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टॉवर्स एज इट इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये आपका 1 एंड 3, सेकंड इज रॉन्ग हो गया। 21 पे आएंगे, कंसिडर द फॉलोइंग म्यूजिकल फॉर्म, ये सुलादी, जाति स्वरम, ठुमरी, ख्याल, हाउ मेनी द अबव आर फॉर्म्स ऑफ द कर्नाटक म्यूजिक, कितने इनमें से कर्नाटक म्यूजिक से रिलेटेड है दोस्तों, कितने हैं, चलिए देखें, सिर्फ इसमें बात करेंगे सुलादी दोस्तों, सुलादी जो है वो कर्नाटक म्यूजिक से रिलेटेड है। उसके बाद जातिवरम, ये जाति स्वरम जो है ये भी कर्नाटक म्यूजिक से है, ठीक है। और उसके बाद ठुमरी और ख्याल की बात करें तो ये दोस्तों ठुमरी और ख्याल आपको पता होगा इट इज रिलेटेड टू हिंदुस्तानी, इट इज रिलेटेड टू हिंदुस्तानी म्यूजिक स्टाइल, ठीक है। तो क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक इज कॉपी बाई ख्याल, 3 और 4 बिल्कुल नहीं है, तो कह रहे हैं कितने स्टेटमेंट हैं जो कर्नाटक म्यूजिक से हैं, तो ये सुलादी और जाति स्वरम, गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे, तो ये होगा ओनली 2, 21 का बी इज द राइट आंसर। 23 पे आते हैं, 22 पे सॉरी, 22 कह रहा है भाई सातवाहन डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाई गौतमीपुत्र सातकर्णी बाई डिफीटिंग द कण्व डायनेस्टी इन द पोस्ट मॉडर्न एरा, एंड द सातवाहन किंग वर द फर्स्ट रूलर्स टू ग्रांट टैक्स फ्री लैंड टू बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मण्स टू गेन रिलीजियस मेरिट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज अबव आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों। अब देखिए सातवाहन की बात करेंगे तो सातवाहन डायनेस्टी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने फाउंड नहीं की थी, समझ रहे आप, तो इसको फाउंड करने वाले थे कौन बताइए, सात सिमुक, तो सिमुक जो थे, सिमुका इज द, जो सिमुक है इट वाज फाउंडेड बाई सातवाहन डायनेस्टी, यानी कि सातवाहन डायनेस्टी फाउंडेड बाई सिमुक दोस्तों, नॉट गौतमीपुत्र सातकर्णी, पहला स्टेटमेंट गलत है। एंड द गौतमीपुत्र सातकर्णी इन ग्रेटेस्ट सातवाहन रूलर्स बोला जा सकता है, ही इज क्रेडिट विद द एक्सटेंशन ऑफ सातवाहन डोमिनियन बाई डिफीटिंग नेपान, इन्होंने नेपान को हराया था, जो नेपान था एक शक रूलर जो वेस्टर्न इंडिया में राज करता था, ठीक है, तो इसलिए इन्हें गौतमीपुत्र सातकर्णी को जाना जाता है, तो पहला रॉन्ग हो गया। सातवाहन किंग वर द फर्स्ट रूलर टू ग्रांट टैक्स फ्री लैंड टू बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मण्स, तो सातवाहन राजा थे जो पहले शासक थे जिन्होंने बुद्धों और ब्राह्मणों, जो बुद्ध लोग थे और ब्राह्मण्स को अपनी भूमि दान में दी थी, तो सातवाहन किंग्स वर द फर्स्ट इन इंडियन हिस्ट्री टू मेक टैक्स फ्री लैंड ग्रांट टू द बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मण टू गेन रिलीजियस मेरिट, किसके लिए, रिलीजियस मेरिट के लिए दोस्तों, आंसर सेकंड इज राइट दोस्तों। 23 इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया इन द ट्राइपेट, क्या है, ट्राइपार्टिटेड स्ट्रगल ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ कन्नौज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वाज नॉट इन्वॉल्वड, so you know very well about that tripartite struggle में 3 रूलर्स राइवलरीज थी, वहां पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था गुर्जर और प्रतिहार के बीच में, यू नो वेरी वेल, गुर्जर प्रतिहार, उसके बाद थे राष्ट्रकूट
और उसके बाद थे पाला दोस्तों, जिसमें चालुक्यों का कोई रोल नहीं था। आंसर इज ए। पाल थे, प्रत्यार थे, राष्ट्रकूट थे, याद रखना। जो ट्राई पार्टी स्ट्रगल हुआ था वो 8 और 10 सेंचुरी के बीच तक चला था। यहाँ पर कौन था? हर्षा, कन्नौज में शासन करता था हर्ष दोस्तों। 24 पे आओ, क्या 24? Consider the following statement in the context of social and educational reforms introduced by the Mughal Emperor Akbar. जो मुगल एम्पायर अकबर है। नंबर 1, अकबर लीगलाइज विडो रीमैरिज, यानी कि जो विधवाओं की दोबारा शादी हो। ही रेज द एज ऑफ मैरिज टू 14 फॉर गर्ल्स एंड द 16 फॉर बॉयज। अकबर इशू ए ब्लैंकेट बैन ऑन सती। विच स्टेटमेंट इज अबव करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है? देखिए, अकबर ने विडो रीमैरिज को लीगलाइज किया। इसके सोशियो और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं दोस्तों, ये सारे याद रखना। अकबर ने विडो रीमैरिज की, यानी कि विडो मैरिज को उसने लीगलाइज किया, और जो शादी की उम्र है 14 लड़कियों के लिए और 16 साल बॉयज के लिए की उसने। ठीक है, उसने ही ट्राई टू स्टॉप द सती अनलेस सी हरसेल्फ ऑफ हर फ्री विल पर्सनली डिजायर फॉर। सो रिस्ट्रिक्शन ऑन सती नॉट ए ब्लैंकेट बैन, उस पर रिस्ट्रिक्शन था, पूरी तरीके से ब्लैंकेट बैन नहीं था। तो थर्ड रॉन्ग हो गया। आंसर इज 1 एंड 2 दोस्तों। हाँ, सेल ऑफ वाइन्स एंड स्पिरिट वाज रिस्ट्रिक्टेड, यानी आप शराब नहीं बेच सकते और स्पिरिट नहीं बेच सकते, इसको रिस्ट्रिक्ट किया उन्होंने। समझ रहे आप? अकबर ऑल्सो अगेंस्ट द हैविंग मोर देन वन वाइफ अनलेस द फर्स्ट वाइफ वाज बैरन। समझ रहे आप? ये बात भी इसके अगेंस्ट में था कि अगर पहली महिला बांझ नहीं, यानी उनके बेबी नहीं हुआ है, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। ही रिवाइज द एजुकेशन सिलेबस लेइंग मोर एम्फसाइज ऑन द मोरल एजुकेशन, समझ रहे हैं, एंड द मैथमेटिक्स एंड द सेकुलर सब्जेक्ट। अकबर से ज्यादा सेकुलर कोई नहीं था। समझ रहे? तो अकबर ने रिवाइज किया एजुकेशन का सिलेबस, जिसमें मोरल एजुकेशन, मैथमेटिक्स और सेकुलर सब्जेक्ट को एड ऑन किया था। तो यहाँ पर आंसर हो गया 24 का ए इज द करेक्ट आंसर। 25 पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ विलेज वर फाउंड ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड ऑफ साउथ इंडिया? देखिए, और पाए जाते हैं सबाबी है, नगरम है, ये साउथ इंडिया में। तो आंसर इज ए, तीनों है दोस्तों। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। उर जो था, इट वाज द यूजुअल टाइप ऑफ विलेज, ये एक तरीके का गांव होता था। ठीक है, जहां पर पीजेंट कास्ट, किसान कास्ट, हु परहैप्स हेल्ड इट इन कॉमन। सभा टाइप ऑफ विलेज होता था, जहां पर ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्मदेव विलेज होते थे, ब्राह्मण्स वगैरह ग्रांट करते थे। नगरम टाइप ऑफ विलेज कंसिडर द विलेज सेटल्ड एंड डोमिनेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड मर्चेंट, जहां पर ट्रेड एंड मर्चेंट रहते थे, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट रहते थे, उसे कहते थे नगरम। गॉट इट? 26 पे आ जाओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ख्याल ए हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। द ख्याल सिंगिंग इज मोर लिरिकल देन द ध्रुपद। In the khayal singing is divided into different school based on Vani. Which statement is above are correct दोस्तों? तो ये पहला वाला करेक्ट है, सेकंड इज रॉन्ग। पहला करेक्ट है दोस्तों। जो ध्रुपद है इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट मोव फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, आंसर इज ए। चलिए 27 आएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द मार्केट कंट्रोल एंड एग्रेरियन पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी फिक्स द कॉस्ट ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ कमोडिटीज। ही सेट अप ए कॉमन मार्केट फॉर ऑल कमोडिटीज। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? मैं बात करूंगा, ये बी इज नॉट करेक्ट दोस्तों। नॉट करेक्ट बी नहीं है, पहला वाला करेक्ट है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1316 तक शासन किया। इसने मार्केट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, समझ रहे हैं। वहीं 14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी इंप्लीमेंट किया एक सीरीज ऑफ रिफॉर्म दैट इंक्लूड प्राइस कंट्रोल थ्रू आउट हिज एम्पायर, एंड दिस इन्वॉल्व सेटिंग फिक्स्ड प्राइस फॉर ए वाइड रेंज ऑफ द कमोडिटीज सच एज ग्रेन, क्लोथ, स्लेव्स एंड एनिमल्स। तो पहला स्टेटमेंट सही है, उसने बहुत सारी कमोडिटीज की कॉस्ट फिक्स कर दी। सेकंड क्या है, उसने कॉमन मार्केट सारी कमोडिटीज के लिए नहीं किया। अगर बर्नी के अकॉर्डिंग माने तो अलाउद्दीन ने सेटअप किए थे 3 मार्केट्स इन दिल्ली। पहला था फूड ग्रेन्स के लिए, दूसरा था क्लोथ एंड एक्सपेंसिव जो आइटम है जैसे शुगर, घी, ऑयल, ड्राई फ्रूट्स के लिए, तीसरा था हॉर्स, स्लेव्स एंड कैटल के लिए। मैं बर्नी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, किसके? बर्नी के अकॉर्डिंग दोस्तों। बर्नी के अकॉर्डिंग 3 मार्केट थे। पहला था उसका फूड आइटम्स के लिए दोस्तों, पहला मार्केट था उसका फूड ग्रेन आइटम्स के लिए। सेकंड था जहां पर क्लोथ एंड एक्सपेंसिव आइटम होते थे जैसे शुगर, घी वगैरह, और जहां पर थर्ड होता था घोड़े, स्लेव्स एंड कैटल्स मिलते थे। तो सेकंड क्या है? गलत है। एक कॉमन मार्केट नहीं था, ये 3 मार्केट थे जो
अलग अलग काम करते थे। आंसर इज सेकंड इनकरेक्ट है। 28 पे आते हैं। व्हाट इज 28? देखिए 28 पर आते हैं। चलो, ही ruled not only over Sindh, Kutch and the Gujarat, but had also recovered from the Satwan Kokad, the Namda Valley, Malwa and the Kathiawar. He is famous in history because of the repairs he undertook to improve the Sudarshan Lake in the semi-arid zone of Kathiawar. He was a great lover of Sanskrit. Although a foreigner settled in India, he issued the first ever long inscription in Chishti Sanskrit, या चेस्ट संस्कृत. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इन द पैसेज गिवन बिलो. दोस्तों किसके बारे में कह रहे हैं? कच्छ जीता उसने, रूल किया वहां पर, सिंध पर, कुछ कच्छ पर, गुजरात पर. दोस्तों बात हो रही है किसकी? रुद्रदामन फर्स्ट की. दोस्तों रुद्रदामन फर्स्ट की बात हो रही है. रुद्रदामन फर्स्ट. ऑल्दो शक ने एस्टेब्लिश, जो शका थी, शक यानी शक बोलते थे, ऐसे शकाज एस्टेब्लिश देयर रूल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, but Shak ruler in India was the Rudradaman first. It was ruled in 130 to 150 AD. इसका शासन है 130 से 150 AD तक. किसका? रुद्रदामन फर्स्ट का. दोस्तों समझ रहे आप? He ruled not only over Sindh and वगैरह वगैरह. He is famous in history because of the repairs he undertook to improve the Sudarshan Lake. तो रुद्रदामन first improved the Sudarshan Lake. Answer is B. 29. Consider the following statement about the Nainars. इंपोर्टेंट है नैनार. और ठीक है, तो नैनार वर लीडर्स हु वर डिवोटी ऑफ विष्णु. द हाइम ऑफ नैनार सेंट्स वर कंपाइल्ड इनटू ए कैनन्स नोन एज पेरिया पुराणम. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नैनार? देखो नैनार दोस्तों वो शैव संत थे. कैसे थे? शैव के संत थे. नैनार जो है शैव संत होते थे, ना कि शिवा के भक्त थे. वो भोले बाबा के, विष्णु के नहीं. तो पहला गलत हो गया. So Nainars were leaders who were devotees of Shiva. They traveled from place to place singing hymns in Tamil and praise of their gods. During their travels, Nainars identified certain shrines as abodes of their chosen deities. And second की बात करेंगे. पहला रंग हो गया. सेकंड क्या है? राइट है. जो है प्रियापुरम, इट इज ए तमिल पोइटिक डिपिक्टिंग द लाइव्स ऑफ द 63 Nainars. प्रिया जो ये प्रियापुरम है, ये डिपिक्ट है 63 Nainars, द कैनोनिकल पोइट ऑफ तमिल सवेज. इसको दोस्तों कंपाइल किया था 12th सेंचुरी में. किसके द्वारा? सेक्युलर के द्वारा. इसको सेक्युलर के द्वारा, याद रखना, सेक्युलर के द्वारा कंपाइल किया गया था. द प्रिया पुराणम इज पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द शिवा कैनोनिकल वर्क. सेकंड इज राइट. कितना डीप है भाई, समझ रहे हैं आप? 30 पे आएंगे. द टर्म AI वॉशिंग रिसेंटली सीन इन न्यूज रेफर्स टू द, बहुत इंपोर्टेंट है ये 30वां. तो AI न्यूज की बात हो रही है. द प्रैक्टिस ऑफ AI वॉशिंग ऑफ एग्जिग्रेट और फाल्सली क्लेमिंग द यूज ऑफ AI इन प्रोडक्ट और सर्विस टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट. ये आंसर इज सी. सी इज द राइट आंसर. जो AI वॉशिंग है, वेंचर कैपिटल्स आर कंसर्न्स अबाउट AI वॉशिंग यूज बाय स्टार्टअप टू सिक्योर फंडिंग अबाउट AI वॉशिंग. तो ये थर्ड इज राइट आंसर. AI वॉशिंग एक मार्केटिंग टैक्टिक्स है दोस्तों, याद रखना. 31. With reference to Kathak dance, consider the following statement. It was introduced by the Shankardeva as a medium for the propagation of Vaishnava faith. It is the only form of classical dance associated with the Hindustani music. करेक्ट आंसर पूछें दोस्तों. पहला क्या है? गलत है. देखिए कथक डांस इज वन ऑफ द 8 मेजर फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस. इसका ओरिजिन इज ट्रेडिशनली ट्रेवलिंग बोट्स इन नॉर्थ ऑफ एंशिएंट इंडिया नोन एज द कथका और स्टोरी टेलर. कथक मतलब कथाकार, उन्हें बोलते हैं कथक डांसर. तो शंकरदेव वाज द वैष्णव सेंट. शंकरदेव वाज द वैष्णव सेंट. यू नो वेरी वेल. शंकरदेव क्या? वैष्णव सेंट थे. एंड द रिफॉर्मर ऑफ आसाम हु इंट्रोड्यूस्ड सतरिया डांस. याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता है. हु इंट्रोड्यूस्ड सतरिया डांस फ्रॉम आसाम. तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट. कथक इवॉल्व ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट. कथक जो इवॉल्व हुआ है वो भक्ति मूवमेंट के समय इवॉल्व हुआ है. पर्टिकुलरली चाइल्डहुड एंड स्टोरी ऑफ द हिंदू गॉड कृष्णा एज वेल एज इंडिपेंडेंटली द कोर्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन किंगडम. इसे बोलते हैं घराना. जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, जहां पर कथक डेवलप हुआ दोस्तों. ठीक है. इट इज द ओनली क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया हैविंग द लिंक विद मुस्लिम कल्चर. तो कथक जो है मुस्लिम कल्चर के साथ भी
लिंक रखता है। इट रिप्रेजेंट्स ए यूनिक सिंथेसिस ऑफ हिंदू मुस्लिम जेन्युइन आर्ट्स। तो कथक जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों की जेन्युइन आर्ट्स के बारे में काम करता है दोस्तों। सेकंड वाला क्या है, कथक इज द ओनली फॉर्म क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक। यस, कथक इज द ओनली फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस वेडेड टू हिंदुस्तानी और नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। बोथ हैव had a parallel growth, each feeding and sustaining the other. Second is right. B is the right answer. बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक। He encouraged the pursuit of astronomy and built an observatory near the Daulatabad. He was a contemporary of King Devraya I of the Vijayanagara Empire. Correct statement regarding this क्या है, देखिए जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह बहमनी बोलते हैं, फिरोज शाह बहमनी तुगलक, इसका शासन था दोस्तों 397 से लेकर 422 तक। ये एक स्लेव डायनेस्टी से था फिरोज शाह बहमनी, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी से था दोस्तों, तुगलक डायनेस्टी से था ये। इसने एनकरेज किया परस्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी को और ऑब्जर्वेटरी नियर द दौलताबाद, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ किंगडम चोल एंड दाभोल। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है, क्योंकि 1419 में दोस्तों जो बहमनी किंगडम था उसने एक सेटबैक रिसीव किया व्हेन फिरोज शाह बहमनी वाज डिफीटेड बाय देवराय फर्स्ट। कब? 1419 में दोस्तों। आंसर इज सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? 33 पाएंगे। यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जीन बैंक टू कंजर्व द 10 लाख क्रॉप जर्म्स प्लाज्म इन दिस रिगार्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या हो रहा है? Gene banks are biorepositories that store genetic material of plant, animals, and microorganisms. Second, it is the only gene bank in India. Third, it is managed by the Indian Council of Medical Research under the Ministry of Health. देखते हैं पहला क्या दोस्तों, नेशनल जीन बैंक के बारे में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात सही है कि वो 10 लाख क्रॉप्स जर्म्स प्लाज्म को कंजर्व करेगा दोस्तों फॉर द फ्यूचर फूड एंड न्यूट्रिशनल, जो हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसके लिए। पहला इज राइट। सेकंड बात करेंगे तो नेशनल जीन बैंक है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इन न्यू दिल्ली। कहां पर है? न्यू दिल्ली में दोस्तों, ठीक है, न्यू दिल्ली में। एंड अदर जीन बैंक इन इंडिया, एनिमल जीन बैंक लाइक हरियाणा में है, उसके बाद आप देखेंगे और भी जगह पे, उत्तर प्रदेश में भी है। सो सेकंड इज रॉन्ग। सेकंड क्या हो गया? इनकरेक्ट। ये ओनली जीन बैंक नहीं, कई जीन बैंक है। थर्ड देखेंगे it is gene bank which are under the Indian Council Agriculture Research. It is operate under the Indian Council of Agriculture Research which comes into the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. तो थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग, ये राइट है, ये भी रॉन्ग हो गया। 2 और 3 दोनों रॉन्ग हो गए। आंसर इज 1, पहला वाला सही है। नेशनल जीन बैंक के बारे में याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34 पाएंगे। व्हाट इज 34? Can I consider the following statement regarding the respect of the Mansabdari system? Mansabdari system देखेंगे। This system was used by the Iltutmish in order to maintain strong army. Under this system, the Mansabdars were supposed to maintain their own military force. Which statement is correct regarding this? देखिए पहला सिस्टम की बात करें, मनसबदारी सिस्टम को एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। इसको मुगल्स ने डेवलप किया दोस्तों, बट इसको डिजाइन और एस्टेब्लिश किया था किंग अकबर ने दोस्तों। याद रखना, मुगल एम्परर अकबर ने डेवलप किया था। तो पहला रॉन्ग हो गया, ठीक है, इल्तुतमिश ने नहीं, अकबर ने। जो मनसबदार है इसका मतलब है कि भाई कुछ लोग हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो मनसब, इसका मतलब है एक पोजीशन, मनसब का मतलब एक पोजीशन या एक रैंक वो हासिल करेंगे। एक सिस्टम था जो मुगल्स के द्वारा जात और रैंक को सिस्टमाइज करने के लिए किया गया, जात, रैंक, सैलरी और सवार के लिए दोस्तों। तो दूसरा क्या है? राइट हो गया दोस्तों, सेकंड इज राइट, आंसर इज बी। ठीक, कहना विद रेफरेंस टू चिश्ती ऑर्डर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 35 की बात कर रहा हूं मैं। चलो, द चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। द चिश्ती अवॉइडेड एक्सेप्टिंग एनी काइंड ऑफ डोनेशंस। द चिश्ती सेंट बिलीव्ड इन लीडिंग ए लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी। विच स्टेटमेंट इज गिवन अबव करेक्ट दोस्तों? ठीक है, समझिए, जो चिश्ती हैं वो ऑर्डर किया कि भाई इंडिया में एस्टेब्लिश किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, बात सही है। केम टू इंडिया अराउंड द 1192, जब आया था हमारे यहाँ। कौन बताइए, कौन आया था 1192 में? जिसने सबसे ज्यादा आक्रमण किए थे गौरी के समय पे, समझे? तो गौरी आया था उस समय, तो 1192 में आया था।
और इसने दोस्तों देखा गया तो शॉर्टली आफ्टर द डिफीट एंड डेथ ऑफ द पृथ्वीराज चौहान। दूसरा, ए मेजर फीचर ऑफ द चिश्ती ट्रेडिशन वाज द ऑस्टेरिटी, यस, इंक्लूडिंग मेंटेन ए डिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्डली पावर, तो वो है ऑस्टेरिटी, मतलब दुनियादारी से दूर रहना, वो था चिश्ती संप्रदाय। तो पहला और तीसरा दोनों रॉन्ग हो गए, सॉरी राइट हो गए। चिश्ती ने अवॉइड किया एक्सेप्टिंग एनी काइंड ऑफ डोनेशन। देखिए चिश्ती जो था, चिश्ती जो ऑर्डर था, चिश्ती जो सूफियाना था, उसने एक्सेप्ट किया, वो एक्सेप्ट करता डोनेशन एंड कैश इन काइंड दोस्तों, ठीक है। वो एक्युमुलेट किया डोनेशन, दे प्रेफर द यूज द फुली ऑन इमीडिएट रिक्वायरमेंट सच एज फूड, क्लॉथ, लिविंग क्वार्टर्स एंड रिचुअल नेसेसिटीज, जैसे शाम, तो सेकंड इज रॉन्ग। उन्होंने अवॉइड नहीं किया था, एक्सेप्ट किया था एनी काइंड ऑफ डोनेशन, सेकंड इज रॉन्ग हो गया। तो आंसर इज 1/3 इज ओनली, ठीक है। 36 आएंगे। नेम ऑफ एक्सरसाइज एंड पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। प्रचंड प्रहार दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है। तो प्रचंड प्रहार हम करते हैं किस किस के बीच में, एक बाइलेटरल नवल एक्सरसाइज है दोस्तों। प्रचंड प्रहार नहीं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की, है इंडियन आर्म फोर्स की एक्सरसाइज है। ये इनोकोसिस और एक्सरसाइज इन कह रहे कितने पेयर्स इसमें मैच है, कौन सा पेयर मैच है दोस्तों, करेक्टली मैच। देखो प्रचंड प्रहार की बात करेंगे तो एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार को इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा, चाहे वो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन्होंने एक ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज है प्रचंड प्रहार, और ये कहां पर हुई, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, ठीक है। तो क्या है, पहला करेक्टली मैच नहीं है, इंडिया नेपाल का मतलब नहीं है, ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में हुई। बात करेंगे इनोचेस की दोस्तों। इनोचेस जो 25 है, ये दोस्तों एक इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, याद रखना इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ये पार्टिसिपेट किया था इसमें ग्रीक, इंडिया और ग्रीस के बीच में, इंडिया और ग्रीस की एक्सरसाइज हुई, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है, ये बिल्कुल सही। और हुई कहां, इट इज होस्टेड बाय द ग्रीस हेलेनिक एयरफोर्स पर। तीसरा क्या है, एक्सरसाइज इंदिरा, इंडिया और जापान के बीच में नहीं है। एक्सरसाइज इंदिरा जो है एक बाइलेटरल नवल एक्सरसाइज है, इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है, नेपाल के बीच में, सॉरी इंडिया और रसिया के बीच में दोस्तों, इंद्र मतलब रसिया, रा, इंडिया रसिया के बीच में, और ये हेल्ड हुई थी 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 के बीच में, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। ये कितना 14th एडिशन था इसका, 14वां एडिशन था इंद्र एक्सरसाइज का। आंसर इसमें हो गया सेकंड ओनली, 36 का ए। 37 पाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रॉक आर्ट ऑफ भीमबेटका। द केव्स ऑफ भीमबेटका वर डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट वी.एस. वाकानकर। वी.एस. वाकानकर की बात हो रही है, ठीक है। द मेजोलिथिक पेंटिंग ऑफ भीमबेटका आर स्मॉलर देन द अपर पैलेलिथिक पेंटिंग्स, ये छोटी हैं। इन मेजोलिथिक पेंटिंग्स एनिमल्स वर पेंटेड इन द नेचुरलिस्टिक स्टाइल व्हेरेज ह्यूमंस वर डिपिक्टेड ओनली इन ए स्टाइलिस्टिक मैनर्स, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए बात करेंगे 37। देखिए भीमबेटका को दोस्तों 1957 में, 1957 से 58 के बीच में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था वी.एस. वाकानकर, इन्होंने डिस्कवर किया था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, समझ रहे आप। और जो लार्जेस्ट नंबर है भीमबेटका का, उसकी पेंटिंग्स हुई है पीरियड मेजोलिथिक पेंटिंग दोस्तों, तो ये वाला भी सही हो गया, थर्ड भी सही हो गया। इनकी जो एनिमल्स हैं वो पेंटेड है नेचुरल स्टाइल में, और ह्यूमंस को स्टाइलिश मैनर्स में डिपिक्ट किया गया, तो तीसरा सही हो गया। आंसर इज सी दोस्तों, आंसर इज सी। द आर्ट ऑफ भीमबेटका यूज मेनी कलर्स इंक्लूडिंग वेरियस शेड्स ऑफ व्हाइट, वहां पर व्हाइट यूज है, येलो भी है, ऑरेंज भी है, रेड ऑकर्स भी है, पर्पल, ब्राउन एंड वगैरह वगैरह। बट व्हाइट एंड रेड वर देयर फेवरेट कलर्स, व्हाइट एंड रेड जो है भीमबेटका के फेवरेट कलर्स में से एक हुआ करते थे। गॉट इट। कम टू द 38। कंसिडर द रेन ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासन की बात है। ही मेड कन्नौज द सीट ऑफ दिस पावर एंड द लैंड ग्रांट टू प्रीस्ट वर स्टॉप्ड ड्यूरिंग हिज रेन, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। यस, हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं। तो हर्षा मेड कन्नौज द सीट ऑफ पावर, एक्सटेंडेड द अथॉरिटी इन ऑल डायरेक्शन। पाटलिपुत्रा फेल ऑन बैड डेज एंड कन्नौज केम टू द फोरफ्रंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड की बात करेंगे, सेकंड इज रॉन्ग दोस्तों, क्योंकि लैंड ग्रांट कंटिन्यू टू बी मेड बाय प्रीस्ट फॉर स्पेशल सर्विस रेंडर्ड टू द स्टेट। सेकंड गलत, सेकंड क्या है, रॉन्ग है, ऐसा नहीं हुआ था। वहां के पहले के राजा बहुत सारी चीजें दान में देते थे। 39। कुछ रूलर्स हैं, उसके कुछ ओरिजिन्स की बात करेंगे। क्या है, सकौ का है तमिल, ये क्या है, तमिल कम। चेराज है सेंट्रल एशिया से, और ये कुषाण है वेस्ट इंडिया से। कह रहे हैं कितने पेयर करेक्टली मैच है, सिंपल समझो। 39 के डी की बात करूं मैं दोस्तों,
39 के डी पे आ जाओ। क्या है, जो शक थे दोस्तों, शका थे, शक कहां से थे, शक जो है, शक वार पीपल्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, शक थे सेंट्रल एशिया से। गॉट माय पॉइंट। जो शक है दोस्तों वो कहां से थे, सेंट्रल एशियन ओरिजिन थे, सेंट्रल एशियन ओरिजिन से थे दोस्तों। ठीक है, वहीं जो चेरा की बात करें, चेरा रूल्ड ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ द मॉडर्न डे केरला, जो इस समय का केरला है, वहां पर इन चेरों ने क्या किया, राज किया था दोस्तों। कैपिटल थी इनकी वंजी, उस समय क्या थी इनकी कैपिटल, चेरों की वंजी थी दोस्तों। तो पहला ये भी गलत, सेकंड भी गलत। जो कुषाण है, कुषाण है, इन्होंने दोस्तों सेंट्रल एशिया तक, ये कुषाण जो है सेंट्रल एशिया तक इन्होंने शासन किया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तीनों क्या है, रॉन्ग हो गए, डी इज द राइट आंसर, एक भी मैच नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पे। क्या कह रहा है 40, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेन ऑफ अकबर। क्या है 40 का रेन ऑफ अकबर, अकबर डिवाइड द एम्पायर इनटू 12 प्रोविंस कॉल्ड सूबाज। दूसरा, बातई एंड नासक वर द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ड्यूरिंग द अकबर रेन, विच स्टेटमेंट इज गिवन अबव करेक्ट। समझो, अकबर ने अपना जो एम्पायर था 12 प्रोविंस में दोस्तों 1580 में डिवाइड कर दिया, ये बात सही है। दीज वर बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा, गुजरात। एंड एक गवर्नर, सूबेदार होता था, जिसे बोलते थे गवर्नर, जो होता था उसे सूबेदार बोलते थे। एक दीवान, एक बख्शी, एक सदर, एक काजी, एक वकीस, नाविस, वाक्य नवीस, ये अपॉइंटेड किए थे उन प्रोविंस में, ईच प्रोविंस में। समझ रहे, पहला बिल्कुल सत्य है। दूसरे पे बात करेंगे, और हाँ, अकबर ने फॉलो किया था ओल्ड बटाई और गल्ला बख्शी सिस्टम दोस्तों। एंड इट प्रोड्यूस वाज डिवाइडेड बिटवीन पीजेंट एंड स्टेट, पीजेंट और स्टेट के बीच में फिक्स प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया जाता था। अकबर ने फॉलो किया नसाक सिस्टम दोस्तों, नसाक सिस्टम। इट मीन ए रफ कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट पेबल बाय द पीजेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट हैज बीन पेइंग इन द पास्ट। तो बक्सा एंड बताई एंड नास्क वर द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, नॉट, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं थी, पहला सही है। बटाई एंड नसाक क्या थे, ये एक दोस्तों ओल्ड बटाई सिस्टम था, गल्ला बख्शी सिस्टम था, जहां पर पीजेंट और स्टेट के बीच में कुछ अमाउंट क्या होता था, कुछ फिक्स प्रोपोर्शन में बांट दिया जाता था। ठीक है, तो ये एक रफ कैलकुलेशन होती थी, बटाई एंड नास्क। ठीक है, 41 पे आएंगे। रिसेंटली द क्लीन एयर फंड report highlight the contribution of the various sector to blank carbon emission. According to this, arrange the following source of descending order of their contribution to black carbon emission. Which statement is correct regarding this? क्या है, सबसे ज्यादा जो ब्लैक कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूट करता है उसकी बात हो रही है दोस्तों। समझिए, सबसे ज्यादा होगा किस पर होगा, रेजिडेंशियल एनर्जी के द्वारा। रेजिडेंशियल एनर्जी अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करेंगे 35% ऑफ ग्लोबल ब्लैक कार्बन एमिशन का रेजिडेंशियल एनर्जी से आता है, जो रेजिडेंशियल सेक्टर है। जैसे अगर प्राइमरी बात करें, सॉलिड जो फ्यूल्स है 35% है दोस्तों ये। जैसे सॉलिड फ्यूल्स लाइक वुड का जलना है, चारकोल है, एग्रीकल्चर का रेसिड्यू है, डंग है, कॉयल है, हीटिंग, कुकिंग वगैरह वगैरह वगैरह। तो 35% जो आता है वो आता है रेजिडेंशियल एनर्जी से दोस्तों। गॉट इट। दूसरे की बात करेंगे, दूसरा क्या है, दूसरा आता है फॉरेस्ट फायर से दोस्तों। कहां से, फॉरेस्ट फायर की बात करेंगे। यानी वाइल जो फॉरेस्ट फायर आर सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ब्लैक कार्बन, क्या है, फॉरेस्ट फायर से 20% के आसपास आता है दोस्तों। रेजिडेंशियल एनर्जी से 35% हो गया। उसके बाद नंबर 3 पे बात करेंगे इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से आता है करीब 14% के आसपास दोस्तों। समझ रहे आप, इंडस्ट्री से 14% हो गया। उसके बाद फॉरेस्ट फायर भी हो गया। उसके बाद एग्रीकल्चर वेस्ट एनर्जी से, जो एग्रीकल्चर वेस्ट बर्निंग है उससे कितना आता है, करीब 3% दोस्तों। और समझो सिंपल एनर्जी से कितना आता है, 9%। ट्रांसपोर्ट से कितना आता है, 15%। याद रखना 15% ट्रांसपोर्ट से। वेस्ट से कितना आता है, वेस्ट से 4%। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं सब कुछ। तो आंसर हो गया 4, 3, 2, 1। गॉट इट, ये याद रखना। 42 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इब्न बतूता। क्या है, इब्न बतूता वाज ए मोरक्कन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया इन द 14th century. He was appointed as a qadi of Delhi by Alauddin Khilji. He wrote a book of travels called Rihla in Arabic. Which statement given is above are correct? तो पहला क्या है, सही है। इब्न बतूता एक मोरक्कन था और ये दोस्तों सिंध पहुंचा 1333 में।
याद रखना। ही हैड अबाउट द मुगल, क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। काजी इसने अलाउद्दीन ने नहीं, काजी इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने अपॉइंट किया था। सेकंड रॉन्ग, फर्स्ट और थर्ड राइट है। आंसर इज डी, आंसर इज डी। चलिए, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड के बारे में, पुलकेशिन सेकंड का समझो 609 से लेके इसने 642 सेंचुरी में शासन किया, समझ रहे हैं। पहला, ही डिप्यूटेड किंग हर्षवर्धन एंड ही पैट्रनाइज सेवरल सोल्जर्स, scholars, several scholars including the रविकृति who compose his एहोल, क्या था, एहोल इंस्क्रिप्शन। जो रविकृति है उनका एहोल, क्या था, एहोल इंस्क्रिप्शन। ही सब्जुगेटेड द कादम्बा कैपिटल एट द बनारसी एंड द कंपेल द गंगेज ऑफ मैसूर टू एक्नॉलेज सुजैनिटी। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? तीनों सही है दोस्तों, तीनों इज राइट रिगार्डिंग द पुलकेशिन सेकंड। एक चालुक्य किंग था, known as from the eulogy written by the court poet रविकृति in the एहोल इंस्क्रिप्शन। दोस्तों, इसने कदम्बा कैपिटल बनाई, बनवासी एंड कंपेल किया, मजबूर किया गंगाज को, मैसूर टू एक्नॉलेज सोसाइटी। तीनों मतलब कहने का मतलब तीनों इज राइट रिगार्डिंग दिस। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, अरेबेस्क वॉच। अरेबेस्क वॉच क्या था उसकी बात हो रही है। अरेबेस्क ए फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक डेकोरेशन, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द महाजनपदा। महाजनपद की बात होगी। All the Mahajanpad were monarchies and ruled by kings. Some Mahajanpadas acquired standing armies and maintained regular bureaucracies. Which statement is given above are correct? तो यह बी दोस्तों, सेकंड सही है, पहला गलत है, क्योंकि ऑल महाजनपद में मोनार्की नहीं थी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी लिस्ट है जहां पर समने में, जैसे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, चेदी, यहाँ पर फ्रिक्वेंटली बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहला क्या है, रॉन्ग हो गया, सेकंड इज राइट। चलो 46 पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चंद्रगुप्त सेकंड। ही एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। हिज कोर्ट वाज एडोर्न्ड बाय द न्यूमरस स्कॉलर्स लाइक कालिदास, इंक्लूडिंग कालिदास। चाइनीज पिलग्रिमेज ह्यूएनसांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन। कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चंद्रगुप्त सेकंड। दोस्तों 46 की बात हो रही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, क्या है, सही है दोस्तों। He adopted the title of विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, वाटरमार्क था गुप्ता एम्पायर का, एंड चंद्रगुप्त मौर्य एक्सरसाइज इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द वाकाटक किंगडम। जो वाकाटक किंगडम था वो सेंट्रल एशिया में था दोस्तों, कहां पर, सेंट्रल इंडिया में, सॉरी, ठीक है। एंड चंद्रगुप्त सेकंड, इन्होंने कंक्वाइड किया मालवा एंड गुजरात दोस्तों। ही गेव चंद्रगुप्ता एट वेस्टर्न सी कोस्ट फेमस इन द ट्रेड एंड कॉमर्स। एंड चंद्रगुप्त गुप्ता सेकंड ने विक्रमादित्य का टाइटल भी एडॉप्ट किया था, ये बात सही है। और इनके कोर्ट में दोस्तों कालिदास एंड कौन, अमर सिंह दोस्तों, अमर सिंह, ये कालिदास और अमर सिंह जैसे बहुत ही न्यूमरस स्कॉलर्स भी थे। तीसरा समझो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय चाइनीज पिलग्रिमेज फासियान, जो फाइयान था, वो विजिटेड इंडिया। तो चंद्रगुप्त के समय दोस्तों, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय नहीं, वो चंद्रगुप्त के समय आया था, तो थर्ड रॉन्ग हो गया, क्योंकि चाइनीज जो था ह्यूएनसांग, वो 399 से लेकर 414 में, 414 ईस्वी में इंडिया आया था दोस्तों। कब, चंद्रगुप्त के समय, ना कि चंद्रगुप्त सेकंड के। आंसर हो गया ओनली 2। नेक्स्ट बात करेंगे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सूफी ट्रेडिशन द टर्म मलफूजात। मलफूजात रेफर्स टू, जो मलफूजात है उसे कहते हैं टेक्स्ट कंटेनिंग द कन्वर्जेशन ऑफ सूफी सेंट। जो कन्वर्जन है सूफी सेंटों का, उसको कहा गया मलफूजात दोस्तों। मलफूजात आर द टेक्स्ट कंटेनिंग द कन्वर्जेशन ऑफ सूफी सेंट दोस्तों, ठीक है। जैसे फवाद उल फवाद, एक कलेक्शन ऑफ द कन्वर्जेशन ऑफ द सिख, कौन था, शेख निजामुद्दीन औलिया, कंपाइल्ड बाय द अमीर हसन सिजदी देहलवी, एक पर्शियन पोइट थे दोस्तों। जैसे मकतूबात होता था दोस्तों। 48 पे आएंगे। विद रेफरेंस टू द कुंदई, ए फॉर्म ऑफ पपेट्री, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुंदई की बात होती है। इट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। द पपेट्स आर मेड ऑफ लाइट वुड एंड द हैव नो लेग्स। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला देखते हैं 48 का। द स्ट्रिंग पपेट ऑफ उड़ीसा आर नोन एज कुंदई। तो ये वेस्ट बंगाल की नहीं है, ये उड़ीसा की है। पहला यहाँ पर गलत हो गया, कुंदई उड़ीसा की, तो पहला रॉन्ग हो गया, सेकंड राइट है दोस्तों। आंसर इज बी, आंसर इज बी रिगार्डिंग दिस।
49 की बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल एशियन पावर ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन पीरियड। क्या है? शक एंड कुषाण इंट्रोड्यूस बेटर कैवलरी देन द मौर्यन पीरियड। दे इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन ए वाइड स्केल इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। द सत्रप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज स्टार्टेड बाय द कुषाण इन इंडिया। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा दोस्तों बिल्कुल गलत है। तीसरा गलत क्यों, इसकी बात करते हैं। जो सत्रप सिस्टम था, कुषाण स्ट्रेंथ द सत्रप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एडॉप्टेड बाय द सकाज। ठीक है, इट इज ए पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। कुषाण स्ट्रेंथन द स्टार, तो कुषाण ने सत्रप सिस्टम को स्टार्ट नहीं किया था, स्ट्रॉन्ग किया था दोस्तों, स्ट्रॉन्ग किया था। समझ रहे आप? क्या किया था? मजबूत किया था। और एडॉप्ट किया था किसने? सको से दोस्तों। तो इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया, स्टार्ट किया था, वो सको ने किया था इसको, सत्रप सिस्टम। ठीक है, चलो तीसरा गलत हो गया, आंसर इज ए। नेक्स्ट है नलयारा दिव्या प्रबंधम, एक कलेक्शन ऑफ तमिल वर्सेस कंपोज ऑफ द 12 अलवार्स वाज कंपाइल्ड। इट्स प्रेजेंट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? अलवार संत थे, वो थे वैष्णव से रिलेटेड थे। तो जो नलयार दिव्या प्रबंधम है, ये प्रबंधम है, एक कलेक्शन है 4000 यानी कि 4000 तमिल वर्सेस का, और कंपोज किया था इसको 12 अलवार संतों के द्वारा। आंसर हो गया नाथ मुनिंगल। किसके द्वारा? नाथ मुनिंगल के द्वारा। ठीक है, नाथ मुनिंगल दोस्तों। द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग वाज मेड इन इंडिया इन 1867 to 68 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट? तो ये है आपके आर्की, क्या नाम है? आर्कीबोल्ड कार्लाइल, या आर्कीबोल्ड कार्लाइल, जो भी है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, अपर पैलेलिथिक एज था, तो डिस्कवरी की इन्होंने, इनका नाम था कार्लाइल, आर्कीबोल्ड कार्लाइल। ठीक है, तो आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने डिस्कवर किया रॉक पेंटिंग कहां पर? स्वागी घाट में। और स्वागी घाट कहां है? यह मिर्जापुर में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे द कल्पसूत्र एंड द कलक आचार कथा, द टू वेरी पॉपुलर टेक्स्ट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट? यह है जैनिज्म दोस्तों। कल्पसूत्र एंड द कलकाचार कथा, द टू वेरी पॉपुलर जैन टेक्स्ट वर रिपीटेडली रिटन एंड इलस्ट्रेटेड विद पेंटिंग्स। तो यह है जैनिज्म। 53 पे आ जाओ। व्हाट इज 53? यह पुंग चोलमास एंड द करताल चोलमास आर द एसेंशियल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मिंग आर्ट्स? ये आपका मणिपुरी संकीर्तन दोस्तों। 53 का सी है। मणिपुरी इज वन ऑफ द मेन स्टाइल ऑफ इंडियन आर्ट और क्लासिकल डांस दैट ऑरिजिनेट इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। आंसर इज सी। कंसीडर द फॉलोइंग, ये क्या है? मॉकरीज, पश्यभूतिज एंड मैत्रिकिस। Can how many of the above dynasties emerged as a result of decline of the Gupta Empire? ठीक है, तो ये तीनों ही डायनेस्टियां जो गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन है? मौखरीज भी थे, पुष्यभूति और मैत्राकाश, इन्हें मैत्रक बोला गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अजंता एंड एलोरा केव्स, यहां से क्वेश्चन बनता है, याद रखना। While the Ajanta caves have double storied caves and the Ellora caves have the unique 3-story caves, ऊपर भी बताया, that is right. While the image of Padampani and the Vajrapani are present in the Ajanta caves, they are absent in Ellora caves. Which are statement is correct? पहला is correct, second is incorrect. आंसर हो गया ए दोस्तों, क्योंकि जो पदमपानी और वज्रपानी की जो पेंटिंग है, these also depict in the Ellora and Ajanta caves. Got it? 56 पे बात करेंगे। In the context of ancient India, which of the following rulers appeared earliest? बिंदुसार, बिंबिसार, अजातशत्रु, कनिष्क की बात हो रही है। तो यह है बिंबिसार दोस्तों। ठीक है, बिंबिसार वाज an early ruler of the Magadha kingdom. कौन? बिंबिसार। 6th century BC. He was the son of the King Bhattiya, जो किंग भत्तिया का बेटा था, इसका नाम था किंग भातिया। बिंबिसार रेन इज सिग्निफिकेंट फॉर दैट, मगधा किंगडम के लिए बहुत जरूरी है। एंड बिंदुसार वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। कनिष्क वाज एक कुषाण एम्पर, ये सारी चीजें। अजातशत्रु वाज द सन ऑफ किंग बिंबिसार, ये अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार का। ठीक है, 57 पे आएंगे। हड़प्पन सील्स की बात करेंगे। द हड़प्पन सील्स वर मोस्टली मेड ऑफ आयरन, यही मामला गलत हो गया। मैं 57 के सी को एकदम गलत कर दूंगा। गॉट एंड बाइसन्स आर सम ऑफ द एनिमल्स यूज्ड इन आवर सील्स। द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स वाज सर्कुलर इन शेप्स, व्हिच स्टेटमेंट इज गिवन अबव आर करेक्ट? जो हड़प्पन स्टैंडर्ड सील थी वो सर्कुलर थी, रेक्टेंगुलर थी शायद। थर्ड रॉन्ग हो गया, सेकंड सही है। आंसर इज सी। आंसर इज सी 57 का। देखिए आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई, उसमें पता गया जो सील्स थी वो बहुत ज्यादा
स्टेटाइट की बनी हुई थी, ऑक्सीजनली एगेटी की बनी हुई थी, चर्ट की, कॉपर की और बहुत सारी चीजों की। सेकंड देखेंगे इस पर ब्यूटीफुली अगर देखा जाए एनिमल्स थे, इसमें यूनिकॉर्न, बुल था, रेनासोर्स, टाइगर, एलिफेंट, बाइसन, गॉड, बफेलो ये सब था। तीसरा देखा है स्टैंडर्ड जो सील थी इट वाज स्क्वायर नॉट रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर, तो ये स्क्वायर शेप में थी 2x2 स्क्वायर में, इंच एंड रेक्टेंगुलर मेड फ्रॉम स्टेटाइट, और किससे बनी थी, ये स्टेटाइट के द्वारा बनी थी। तो ये आंसर हो गया, सेकंड इज राइट। 58 ऋग्वैदिक पीरियड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैटल rearing was the dominant occupational activity, ठीक है, the most important god during the this period was Indra, which statement is correct, दोनों सही है भैया, दोनों राइट है। ऋग्वेदा का टाइम है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। It was the pastoral and the cattle rearing being the dominant occupational activity. Pastoral society rely more its animal wealth than on agriculture produce. Got it? पहला सही है, दूसरा भी सही है। Most important देवता in ऋग्वेदा was इंद्रा, जिन्हें पुरंदर बोला गया, डिस्ट्रॉयर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट बोला गया। और याद रखना जो 250 हाइम जो मंत्र हैं वो आर्यन सोल्जर्स में, दोस्तों आर्यन सोल्जर्स के द्वारा ऋग्वेद में किसके हैं, इंद्र को समर्पित है। 59 एंशियंट इंडिया में कुमार मात एंड आयुक्ताज क्या थी, कुमार मात, ये कुमार मात और आयुक्ता क्या थे, ये थे दोस्तों प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड इन गुप्ता एम्पायर। तो आंसर इज ए, 59 का ए है। 60 की बात करेंगे, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू इज पब्लिश बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, दोस्तों इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ग्लोबल एनर्जी रिव्यू को पब्लिश किया गया। गॉट इट? तो ग्लोबल एनर्जी रिव्यू को दोस्तों इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा पब्लिश किया गया है। गॉट इट? अब ग्लोबल एनर्जी जो डिमांड की ग्रोथ है वो 2.2% इंक्रीज हो चुकी है, ये बात याद रखना। आंसर हो गया सी। 61 पे आएंगे, क्या है, विजयनगर एम्पायर के बारे में दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, विजयनगर एम्पायर को पढ़ते हुए जाना। The empire consisted of 7 lines of forts which encircled not only the city but also its agriculture, hinterland and forest. दूसरा, cementing agents like the mortar or cement were employed extensively in the construction of walls. Which statement is above are correct? देखो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। जो अब्दुल रज्जाक है दोस्तों, 61 की बात कर रहा हूँ, अब्दुल रज्जाक एक एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्हें रूलर ऑफ पर्शिया के द्वारा कालीकट भेजा गया। किसके? रूलर ऑफ पर्शिया के द्वारा कालीकट भेजा गया दोस्तों, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट है कि एम्पायर द 7 लाइन्स पे, तो उन्होंने कहा था ही मेंशन द 7 लाइन ऑफ फोर्ट्स दीज एनसर्कल्ड नॉट ओनली द सिटी बट ऑल्सो इट्स एग्रीकल्चर, हिंटरलैंड एंड फॉरेस्ट। पहला क्या है, सही हो गया। सेकंड क्या हो गया, रॉन्ग हो गया दोस्तों, क्योंकि नो मोटार, कोई भी मोटार और सीमेंटिंग का यूज नहीं हुआ था जो एम्प्लॉयड किया जाए किसी भी कंस्ट्रक्शन में। पहला क्या हो गया, राइट, सेकंड रॉन्ग हो गया। 62 पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एज्यूम द टाइटल्स ऑफ वटापी कोंडा, जो वातापी कोंडा है उसका रूलर्स कौन था दोस्तों, योरा डी, इसका था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। वातापी कोंडा का रूलर था नरसिंह वर्मन फर्स्ट, 62 का डी, ठीक है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इसका सरनेम था महामल दोस्तों, क्या नाम था इसका, महामल। महामल इज द सरनेम ऑफ दैट नरसिंह वर्मन। 63 पाएंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। क्या है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग? द अर्लिएस्ट सेंटर ऑफ पेंटिंग इन द पहाड़ी रीजन वाज कांगड़ा पेंटिंग। द बसोली पेंटिंग्स डेवलप्ड आउट ऑफ द गुलर स्टाइल्स and painting of the Kangra styles are attributed mainly to the Nansuk family. How many of the statement given above are correct दोस्तों? Only one is correct दोस्तों। कौन सा करेक्ट है उसकी बात करेंगे। पहला वाला रॉन्ग है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि अर्लिएस्ट सेंटर ऑफ पेंटिंग जो था वो पहाड़ी रीजन वाज बसोली, कांगड़ा नहीं थी, इट वाज बसोली। क्या थी, इट वाज बसोली दोस्तों, ठीक है। पहला रॉन्ग हो गया। दूसरे की बात करेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या है, जो कांगड़ा स्टाइल है इट इज डेवलप आउट ऑफ द गुलर स्टाइल, तो कांगड़ा स्टाइल को ये डेवलप किया गया, तो सेकंड क्या हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। तीसरा राइट है दोस्तों, कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स इसको नैनसुक फैमिली बोला जाता है। आंसर इज ए। 64 पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स होस्ट द साइट्स ऑफ एंशियंट जॉर्बी कल्चर। जो एंशियंट जॉर्बी कल्चर है उसे महाराष्ट्र बोला गया।
महाराष्ट्र इज राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग 65 की बात करेंगे। माइनिंग, सेल ऑफ लिकर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव एरिया ऑफ द इकोनॉमी डिड द मॉडर्न स्टेट मेंटेन ए मोनोपोली। दोस्तों ये है आपका ऑल थ्री, तीनों। तो मॉडर्न स्टेट में माइनिंग, सेल ऑफ लिकर और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स तीनों ही इंजॉय कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, 67 पे आएंगे, 6 पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैर सेवा और लिंगायत मूवमेंट इन करेक्ट। दोस्तों क्या है? इट सपोर्टेड द पोस्ट पॉवर्टी मैरिज एंड द रीमैरिज ऑफ विडोज। The Lingayats did not believe in the theory of rebirth, and the Lingayats did not advocate of the worship of idols. Correct answer regarding this. तो तीनों इसमें करेक्ट है, डी इज द राइट आंसर। 66 का डी। वीर सेवा, जो वीर शैव ट्रेडिशन है, इट्स इमर्जिंग ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी इन कर्नाटका इन बसावन। दोस्तों गॉट इट, तो आंसर इज डी राइट रिगार्डिंग। 67 पे आएंगे। युवा इनिशिएटिव समटाइम्स सीन इन न्यूज। क्या है ये? सीन इन न्यूज, इट इज ए मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव टू एम्पावर यूथ विद स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट एंड पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी। दोस्तों 67 का सी है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, याद रखना इसको, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड यूनिसेफ के द्वारा दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसके द्वारा युवा एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया गया। दोस्तों एम्पावर करेगा वो रूरल यूथ को, स्किल्स को और एम्प्लॉयमेंट को। दोस्तों आंसर इज सी। 68 पे आ जाओ, क्या है, व्हाट इज 68? 68 की बात करेंगे। विद रेफरेंस टू क्रॉनिकल्स कमीशन बाय मुगल एम्पायर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रज्मनामा वाज द पर्शियन वर्जन ऑफ रामायण, ऊपर बात हुई है इस पे भी। द सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन वाज द नोन एज किताब खाना। ऑल द बुक्स ड्यूरिंग द मुगल रूल वर हैंड रिटन। दोस्तों वो सब हैंड रिटन थी, ये बात कह रहे हैं, समझिए। रज्मनामा जो है एक पर्शियन वर्जन है, रामायण का नहीं, महाभारत का। दोस्तों किसका? महाभारत का। ये महाभारत का है, तो पहला क्या हो गया? ऑप्शन गलत हो गया। दोस्तों द सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, जो सेंटर है मैन्युस्क्रिप्ट का, वो क्या है? सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन वाज नोन एज किताब खाना, ये भी सही है। ऑल द बुक्स ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर, ये हैंड रिटन थी, ये भी सही है। आंसर हो गया बी, ओनली टू। दोस्तों दोनों सही है, 2 और 3। 69 की बात करेंगे। द इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द निमतनामा, ए ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल, इज एन या एन, इट इज ए कॉकरी बुक्स एट द टाइम ऑफ गयासुद्दीन खिलजी। दोस्तों तो ये कोकरी बुक थी, इसका नाम है निमतनामा। कोकरी बुक बोलते हैं, कोकरी बुक्स, कोकरी मतलब जो कोकरी बनती है। 70 की बात करेंगे, कॉकरी या जो भी है। विद रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ चैत्य एंड विहार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चैत्य एंड विहार वर पार्ट ऑफ द जैना मोनास्टिक, नहीं, बुद्धिज्म। रॉक कट चैत्य एंड द विहार originated and under the Satwan ruler. Which statement is correct regarding this? Which statement is correct regarding this? समझ रहे आप? 70 का दोस्तों जैना मोनास्टिक था, जैन मोनास्टिक कॉम्प्लेक्सेस वर, यस दोनों में थे दोस्तों, इसलिए मैंने गलत नहीं कहा, सही है, सॉरी। ये चैत्य एंड विहार टू पाई टाइप ऑफ डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर रिलेटेड टू द केव चैत्य एंड विहार, स्तूपा विहार एंड चैत्य आर पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैना मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स, बट द लार्जेस्ट नंबर बिलोंग टू द बुद्धिस्ट रीजन। ये दोनों में थे, बुद्ध एंड जैन दोनों, तो ये गलत नहीं है, पहला सही है। सेकंड, रॉक कट जो कल्चर है वो कहां पर है? इट इज इन द ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, मौर्य काल में। दोस्तों ठीक है, ये आंसर गलत हो गया, पहला सही है। समझ रहे आप? प्रैक्टिस ऑफ रॉक कट केव्स स्टार्टिंग ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड एंड रीच इस डेनिथ, जो अपने जैनिथ यानी अपने पैरामाउंट पर पहुंची 2nd सेंचुरी में, जब सातवां रूलर्स राज कर रहे थे। लेकिन ये ऑरिजिनेट हुआ था मौर्य पीरियड में, और सातवां में ये अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। 71 पे आएंगे। जैनिज्म फिलोसफी के बारे में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हाइल जैनिज्म रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड्स, इट्स प्लेस देम लोअर देन जिना, जो जिन होते हैं। राइट नॉलेज, एक्शन एंड फेथ आर कंसिडर्ड टू बी द 3 जेम्स और रत्ना और जैनिज्म। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। दोस्तों दोनों ही क्या है? नॉट करेक्ट है, नीदर वन नॉर टू। दोस्तों क्योंकि ये दोनों ही राइट है। दोस्तों जैनिज्म का इन्होंने गॉड्स के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया दोस्तों, और उन्हें जिना से लोअर माना, इनका जो जिन है उन्हें नीचे स्थान दिया। इट प्लेस देम लोअर देन जिना। राइट नॉलेज, एक्शन एंड फेथ आर कंसिडर्ड 3 जेम ऑफ जैनिज्म। 72
Which of the following components are part of the Sarnath lion capital? The crowning elements, Dhamchakra, the lotus bell base, the shaft, the drum on the bell base with 4 animals proceeding clockwise. Consider the correct answer regarding this. चारों हैं दोस्तों, 72 का डी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्राउनिंग एलिमेंट भी है इसमें, लोटस बेल भी है, ये सारी चीजें. ठीक है. 73 इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडिया, सन्निधाता, जो सन्निधाता होता उसे कहते थे दोस्तों द चीफ कस्टोडियन ऑफ द स्टेट ट्रेजरी एंड द स्टोर हाउस ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड. तो सन्निधाता मॉडर्न पीरियड का एक कस्टोडियन था जो स्टेट की ट्रेजरी को देखभाल करता था. गॉट माय पॉइंट. 74 पे बात करेंगे. व्हाट इज 74? द टर्म ग्रीन ग्रेबिंग has recently seen in the context of the appropriation of land and natural resources under the guise of environmental protection. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दोस्तों, एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फंड किया आसाम सोलर पार्क. कौन सा? आसाम का सोलर पार्क. एंड इट इज अपोज बाय लोकल कम्युनिटीज फॉर ग्रीन ग्रैबिंग इंडिजिनियस लैंड. दोस्तों आंसर इज बी. 75 Consider the following statement regarding the trade and economy during the Gupta period. क्या है? This period witnessed the decline of the class of priestly landlord. The Gupta period saw an increase in the long distance trade. The Gupta issued the largest number of gold coins in ancient India. Which statement is given above correct? दोस्तों only one. कौन सा वाला वन है? देखिए पहला क्या है, इनकरेक्ट है. क्योंकि जो स्ट्राइकिंग था डेवलपमेंट ऑफ द गुप्ता पीरियड, इट वाज द इमर्जेंस ऑफ, नॉट डिक्लाइन, इट वाज द इमर्जेंस ऑफ प्रीस्टली लैंडलॉर्ड्स एट द कॉस्ट ऑफ लोकल पीजेंट. सेकंड इज आल्सो नॉट करेक्ट. पहला करेक्ट, नॉट करेक्ट. सेकंड, कंपेयर टू द अर्लियर पीरियड वी नोटिस ए डिक्लाइन इन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड. तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिक्लाइन हुआ दोस्तों, इंक्रीज नहीं, डिक्लाइन. तीसरा जो है राइट है, गुप्ता ने इशू किया लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इन एंशिएंट इंडिया. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोनिक वेपन्स. क्या है? सोनिक वेपन्स की बात करेंगे. सोनिक वेपन्स आर डिवाइसेस दैट डिलीवर वेरी लाउड साउंड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस. करंटली देयर इज नो स्पेसिफिक इंटरनेशनल ट्रीटी regulating the use of sonic weapons. Which statement is correct? Both 1 and 2. क्योंकि सर्बिया ने डिनाइड किया यूजिंग ए बैंड सोनिक वेपन टू डिस्पर्स प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्टर हैं इन बेलग्रेड. आंसर क्या है? दोनों सही है. 77 पाएंगे. द टर्म हैम बोट एंड एपीसी, जो ईपीसी है समटाइम मेंशन इन न्यूज, आर रिलेटेड टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव किया 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल पटना आरास आसाम कॉरिडोर अंडर द हाइब्रिड एनुअल मॉडल. दोस्तों तो यह है हाइब्रिड एनुअल मॉडल, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम करते हैं. 78 की बात करेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स डिटेनिंग ए पर्सन विदाउट ट्रायल बेस्ड ऑन ए रीजनेबल बिलीफ. पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव authority to make law on preventing detention related to state security and public order. The Constitution of India does not specify the period for preventive detention. Which statement is above are correct? दोस्तों केवल only one correct है, बाकी के सार wrong है. पहला वाला क्या है? correct है. क्योंकि आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक प्रिवेंटिव डिटेंशन पे क्वेश्चन किया है. ऑर्डर आया था नागालैंड होम डिपार्टमेंट से. सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे. Parliament has exclusive authority to make law on preventive detention related to defense, foreign affairs and security of India का मैटर है. तो both parliament and state legislature can legislate on matters related to state security and public order. ठीक है. पार्लियामेंट है एक्सक्लूसिव नहीं, पार्लियामेंट के साथ स्टेट के पास भी, जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास भी पावर है कि वो अपनी स्टेट सिक्योरिटी के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन पर लॉ बना सकते हैं. तो सेकंड रॉन्ग हो गया. थर्ड की बात करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 3, 22 का सब क्लॉज 3 है, अलाउ करता है अथॉरिटी टू डिटेन इंडिविजुअल फॉर प्रिवेंटिव रीजंस सच एज मेंटेनेंस टू पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी. एंड आर्टिकल जो 22 का 4 है वो लिमिट करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन टू 3 months अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड जस्टिफाई एन एक्सटेंशन. मतलब आप 3 months से ज्यादा नहीं रख सकते हो. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफाई है, ये भी इसलिए गलत हो गया.
79 पे बात करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग, डिस्कवरी ऑफ कॉज ऑफ सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, फर्स्ट यूज ऑफ डेसिमल सिस्टम बाय द इंडियंस, एडॉप्शन ऑफ इंडियन न्यूमरल सिस्टम बाय द अरब्स, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एंशिएंट इंडिया। मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी की बात हो रही है, तीनों ही इसमें राइट है दोस्तों, याद रखना, तीनों ही राइट है रिगार्डिंग द एंशिएंट इंडियंस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। तीनों ही क्या है, फर्स्ट यूज भी है, ये भी है, तीनों ही सही है। कम टू द 80, which of the statement given below is not correct regarding the agriculture practice in Indus Valley civilization? Not correct regarding the, so D is the right answer. The plowshares was discovered in धौलावीरा। जो प्लोशेयर है वो डिस्कवर नहीं हुआ था धौलावीरा में दोस्तों, ठीक है, गॉट माय पॉइंट। हड़प्पन प्रोबेबली यूज द वुडन प्लोशेयर दोस्तों, तो लकड़ी का यूज करते थे दोस्तों, ये नॉट करेक्ट है, बाकी ये सही है। 81 पाएंगे, विच ऑफ द Chola king had adopted the title of Gangaikonda Chola after the successful leading military campaign that expanded the Chola authority in northern region। दोस्तों क्या ये है, राजेंद्र चोला फर्स्ट। राजेंद्र चोला फर्स्ट वाज द चोला एम्पर ऑफ साउथ इंडिया, क्योंकि ये साउथ में थे। हु सक्सीडेड हिज फादर राजराज चोला फर्स्ट इन 1014 century। One of the most remarkable exploit in the reign of Rajendra Chola first was the march across the Kalinga to Bengal, in which of the Chola armies crossed the river Ganga. Chola army reversed the cross Ganga and defeated two local kings. So answer is Rajendra Chola first. Got it? He conquered Chola. Who conquered the Ganga? That is Rajendra Chola first. The city of the Chola who conquered in the Ganga, जिसे बोला गया गंगईकोंड चोलापुरम। Got my point? चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 82 पे। व्हाट इज 82 दोस्तों? कह रहे हैं विद रेफरेंस टू द चालकैलोथिक एज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, पीपल वर अवेयर ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड यूज्ड ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट दोस्तों। दूसरा है, ड्यूरिंग दिस एज कॉपर यानी कि मेटल वाज यूज्ड बाय द पीपल। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर नॉट करेक्ट। 82 की बात हो रही है, तो देखो पहला वाला जो ऑप्शन है वो नॉट करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि ये राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग इस समय नहीं आया था। चालकैलोथिक एज बिगिन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आफ्टर द नियोलिथिक एज। जो नियोलिथिक एज है उसके बाद चालकैलोथिक एज आ चुका था। ड्यूरिंग दिस पीपल यूज मेटल लाइक कॉपर, जो कॉपर का यूज है फॉर द फर्स्ट टाइम। इसको कहते हैं स्टोन कॉपर एज दोस्तों। गॉट इट? He is called like, it is known as the stone copper age. So people were not aware of the art of writing during this period and no specimen of the pictographic script have been found. The pictographic script मिली है, it's belong to Indus Valley civilization। IVC से मिली है, यानी कि जो IVC है वहाँ से वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिली है। तो पहला रॉन्ग हो गया, दूसरा सही है दोस्तों। तो सेकेंड इज क्या है, पहला पूछा करेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है, नॉट करेक्ट। ए इज द करेक्ट आंसर, ये जो नॉट करेक्ट है। 83 पे बात करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, श्री कृष्णदेव राय बिल्ट ए न्यू सिटी कॉल्ड नागलपुरम। सेकंड देखेंगे, ही बिल्ट ए न्यू सिटी आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर कंबाइंड फोर्स ऑफ दक्कन सल्तनत। जो दक्कन सल्तनत है उसकी वास्तव। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड बस स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट दोस्तों। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। देखिए पहला सही है, सेकंड क्या कह रहा है, ही बिल्ट ए न्यू सिटी आफ्टर हिज विक्ट्री। देखिए ही ऑल्सो बिल्ट ए न्यू सिटी कॉल्ड नागलपुरम इन मेमोरी ऑफ हिज मदर नागला देवी। उनकी मदर थी जिनका नाम था नागल देवी दोस्तों। नागला देवी के नाम के बाद उन्होंने बसाया था नागलापुरम। सेकंड क्या हो गया, गलत हो गया। 84 पे आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मीनिंग ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ एमिनेंट डोमेन। ये आपका भी, इट एम्पावर द गवर्नमेंट टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पज विथ फेयर कंपनसेशन। ये हो गया बी, जिसको कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन। फिरोज तुगलक के बारे में बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ये ही ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी दोस्तों। सी है। तो फिरोज तुगलक ascended the throne in Dev Delhi 351 to 88। 351 से 88 तक रहा फिरोज तुगलक आफ्टर द डिमाइस ऑफ द कजिन मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक MBT। तो फिरोज तुगलक वाज द फर्स्ट रूलर हु
took step to the have Hindu religion work translated from Sanskrit into Persian. Got it? So that there may be a better understanding of Hindu ideas and practices. And the Firoz Shah Tughlaq extend the principle of heredity to the army. तो नॉट करेक्ट इज सी. मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ही ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी दोस्तों. गॉट इट? इट इज 85. कम टू द 86. व्हाट इज 86? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोलाधर पेंटिंग्स. यह कोलाधर पेंटिंग्स के बारे में क्या है? इट इज कंप्लीटली इंडिजिनियस विदाउट एनी पर्शियन इन्फ्लुएंस. सेकेंड देखेंगे, द स्टाइल ऑफ दीज पेंटिंग is characterized by subtle tones and the minimal color contrast. Third देखेंगे, it was a popular mural painting of the Mughal period. How many of the statement is correct? Only one दोस्तों. पहला देखेंगे क्या है. पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, देखते हैं दोस्तों, वो करेक्ट है. ही इज, इट इज कंप्लीटली इंडिजीनियस. कोलाधार पेंटिंग कंप्लीटली इंडिजीनियस थी विदाउट एनी पर्शियन इन्फ्लुएंस. सेकेंड नॉट करेक्ट दोस्तों, क्योंकि स्टाइल ऑफ दीज मिनिएचर इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ ब्रिलियंट कॉन्ट्रास्टिंग कोला. एंड थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग. तो ए इज राइट आंसर. कम टू द 87. 87 पाएंगे. माइक थोड़ा गड़बड़ कर रहा था दोस्तों. चलिए, वाकाटक, जो वाकाटक है, ब्रोंज इमेज आर कंटेम्परेरी टू द मॉडर्न पीरियड. दूसरा देखेंगे, द लॉस्ट वैक्स टेक्निक ऑफ स्कल्पचर्स मेकिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई इंडो ग्रीक रूलर्स इन द 2nd century BC. तीसरा देखेंगे, the Wakatak bronze sculptures were portable and carried by monks to different regions. Which of the statement given above is are correct? क्वेश्चन नंबर 87 हो रहा है. कह रहे हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट. देखिए 87 समझते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए समझ लेते हैं. तो जो वाकाटक हैं उनके ब्रोंज इमेज, जो ब्रोंज की इमेज थी वो मॉडर्न पीरियड के समानांतर यानी कंटेम्परेरी थी दोस्तों, ऐसा ही कह रहे हैं. देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि जो वाकाटक ब्रोंज इमेज थी वो दोस्तों बुद्धा की थी. किसकी? बुद्धा की. तो वाकाटक की जो ब्रोंज इमेज थी बुद्धा की थी. फ्रॉम द पोफनर महाराष्ट्र आर कंटेम्परेरी विद द गुप्ता पीरियड, नॉट द मॉडर्न पीरियड. तो जो वाकाटक थी वो गुप्ता पीरियड के कंटेम्परेरी थी दोस्तों. किसके? गुप्ता पीरियड के. तो पहला क्या हो गया? रॉन्ग. सेकंड की बात करेंगे, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी क्या है दोस्तों? रॉन्ग है, क्योंकि जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक था वो स्कल्पचर मेकिंग में ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में बाई इंडो ग्रीक रूलर इन द 2nd century BC. ये टोटली गलत है दोस्तों, क्योंकि जो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस है इसको कास्ट किया गया था बहुत समय पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में. इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इंडस वैली कल्चर है वहां पर शुरू किया गया था. Along with it was discovered the process of making an alloy of metals by copper, zinc and in tin, which is called bronze. कॉपर होता है इसमें, जिंक होती है और टिन होती है, उससे बनके ब्रॉन्ज बनता है, उससे मिलकर ब्रॉन्ज बनता है दोस्तों. तो सेकंड भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया दोस्तों. सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड की बात करेंगे. थर्ड दोस्तों राइट है कि द वाकाटक ब्रोंज स्कल्पचर वर पोर्टेबल एंड कैरिड बाई मॉन्क्स टू डिफरेंट रीजन. तो ये इतने पोर्टेबल थे, मॉन्क इनको दूसरे रीजन्स में इजी गोइंग ले जा सकते थे. तो आंसर इसका सी हो गया, थर्ड ओनली. 88 देखेंगे. द ब्लू फ्लैग टैग रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अवॉर्डेड टू बीचेज, मरीन्स या मरीनास, टू टूरिज्म बोट्स एंड मीट स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों. 87 का बी हो गया. आपने देखा होगा रिसेंटली रुषिकोंडा बीच है, रुषिकोंडा बीच अभी देखा होगा, रुषिकोंडा जो बीच है विंस बैक द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन विड्रॉन ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस. उसका जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है उसको विड्रॉ कर लिया गया है, क्योंकि रुषिकोंडा जो बीच है उसकी पुअर मेंटेनेंस के बीच, किसकी वजह से? पुअर मेंटेनेंस की वजह से ब्लू फ्लैग टैग उसका वापस ले लिया गया है. और रुषिकोंडा बीच कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है दोस्तों. कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में. आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में है ये रुषिकोंडा बीच. द ओनली ब्लू फ्लैग बीच इन आंध्र प्रदेश इज अमंग द 13 ब्लू फ्लैग बीच इन इंडिया. इंडिया में टोटल कितने? 13 ब्लू फ्लैग बीच सर्टिफिकेशन है दोस्तों, जिसमें से एक रुषिकोंडा बीच था जो कि विशाखापट्टनम है. अब जो 13 है उनकी बात कर लेते हैं. नंबर 1 वो है शिवराजपुर बीच. शिवराजपुर बीच गुजरात में है. नंबर 2 देखेंगे घोगला बीच. घोगला बीच कहाँ है? दीव में देखेंगे आप. नंबर 3 बात करेंगे ये है कासरगोड बीच. तो कासरगोड बीच कहाँ पर है?
कर्नाटका में। और पादुबिद्री बीच है दोस्तों चौथा, ये भी कर्नाटका में है, पादुबिद्री बीच। और नंबर 5 है कप्पड़ बीच। कप्पड़ बीच कहाँ है? केरला में है। ईडन बीच, ईडन बीच कहाँ पर है? ये पडुचेरी में, नंबर 6 ये पडुचेरी में है, ईडन बीच पडुचेरी में। नंबर 7 की बात करेंगे तो यहाँ है कोवलम बीच, इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट। कोवलम बीच है दोस्तों कहाँ पर? तमिलनाडु में। 8 देखेंगे राधानगर बीच है, राधानगर बीच है जो कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है। 9 देखेंगे आप गोल्डन बीच, जो गोल्डन बीच है दोस्तों वो कहाँ पर है? उड़ीसा में, गोल्डन बीच उड़ीसा में है। नंबर 10 है ऋषिकोंडा बीच जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ऋषिकोंडा दोस्तों। नंबर 11 की बात करेंगे, यह है मिनिकॉय थुंडी बीच। तो मिनिकॉय थुंडी बीच कहाँ पर है? ये आपका लक्षद्वीप में, ठीक है। 12 देखेंगे वहां पर है कदमत बीच, कदमत बीच है ये कहाँ पर है? ये भी लक्षद्वीप में है। और 13 आपका ऋषिकोंडा बीच, ये आंध्र प्रदेश में। ऋषिकोंडा कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में दोस्तों, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये शायद 2 बार हो गया, ठीक है। ये 13 बीच है, आप देख सकते हैं जो इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 89 पे आएंगे, विच फॉरेन ट्रेवलर्स इन मेडिवल इंडिया कंपेयर द सिटी ऑफ विजयनगरा विद रोम? ये था दोस्तों 89 का डी, डोमिंगो पायस दोस्तों। डोमिंगो पायस वाज ए पुर्तगीज, तो ये पुर्तगाली थे। कौन? डोमिंगो पायस पुर्तगीज थे। ट्रेवलर हु विजिटेड विजयनगर एम्पायर, जो विजयनगर एम्पायर में आए थे अराउंड 1520, ठीक है। तो उस समय रूल कर रहे थे कृष्णदेवराय, तो रूलर वाज द कृष्णदेवराय इन द विजयनगर एम्पायर। इन्होंने कहा था कि डोमिंगो पायस ने कि विजयनगर का जो सिटी है वो रोम के जैसा, उन्होंने कंपेयर किया था। 90 की बात करेंगे, बायोसारथी इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च इन इंडिया प्राइमरीली एम्स टू ऑफर स्ट्रक्चर्ड, जो ऑफर स्ट्रक्चर्ड है मेंटर, ऑफर स्ट्रक्चर मेंटरशिप टू इमर्जिंग बायोटेक एंटरप्रेन्योरशिप टू स्ट्रेंथन इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन। तो ये होगा 90 का बी दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनवेल्ड द बायोसारथी मेंटरशिप इनिशिएटिव फॉर बायोटेक स्टार्टअप, तो आंसर इज बी। 91 की बात करेंगे, अलेक्जेंडर इन्वेजन, जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन है, कंसाइडेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्स दोस्तों? तो ये आपका नंद डायनेस्टी। अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन हुआ, आक्रमण हुआ, उस समय कौन सी? नंद डायनेस्टी, उस समय घनानंद था जिस समय अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था दोस्तों। 92 देखेंगे, रेफरेंस टू द मिडिवल सुल्तान इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है? बलवन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्स इन हिज मिलिट्री, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट दोस्तों? तो 92 का सी है, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है 92 में, याद रखना। 93 पे आते हैं आप। 93 क्या है? 93 में देखेंगे, विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत दीवाने इंसा रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट? तो दीवाने इंसा देखेंगे आप तो कहलाएगा दोस्तों, क्या कहलाएगा? करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट, वो कहलाएगा दीवाने इंसा। दीवाने इंसा एक डिपार्टमेंट था विच आर डीलिंग विद द स्टेट करस्पॉन्डेंस फॉर्मल एंड कॉन्फिडेंशियल बिटवीन रूलर एंड सोवरेन ऑफ अदर स्टेट। तो वो करस्पॉन्डेंस का काम करता था विद सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स। 94 देखेंगे दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द दस्यु मेंशन इन ऋग्वेदा। क्या है? दे वर प्राइमरीली हंटर गैदर्स एंड दे वर्शिप्ड द सेम गॉड्स एज द आर्यंस, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो दस्यु दोस्तों बात करेंगे, वो नॉन आर्यन डाइटीज की पूजा करते थे, वाइल आर्यन जो होते थे वो देवाज की पूजा करते थे, देवों की पूजा करते थे। और जो दस्युस थे दोस्तों एक तरीके से नॉन आर्यन डाइटीज की पूजा करते थे। सेकंड क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। पहला क्या है? पहला राइट है, पहला हो गया आपका राइट। तो 94 का ए कि दे वर प्राइमरीली हंटर गैदर्स, तो पहले हंटर गैदर्स थे, शिकारी थे दोस्तों। 96 5 पे आएंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेविगेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, अर्थ ऑब्जर्वेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट इमेजिंग। हाउ मेनी ऑफ द अबव कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट आर नेसेसरली प्लेस्ड इन ए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात हो रही है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट दोस्तों। 95 की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ओनली वन, केवल एक है जिसमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को प्लेस करने के लिए सिर्फ एक की जरूरत पड़ेगी, एक ही कैटेगरी की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों, ठीक है, एक ही कैटेगरी की। कौन सी है? ये नेविगेशन एंड सैटेलाइट की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों, नो, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन की, यस इट माइट बी पॉसिबल,
तो आंसर हो गया एक दोस्तों, केवल ए। ठीक है, 96 पे आते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री व्हाट डज द टर्म, ये व्हाट द टर्म अपभ्रंशा, अपभ्रंशा दोस्तों, अपभ्रंशा मोस्ट एक्यूरेटली रेफर टू, तो अपभ्रंशा रेफर टू ए मिडिवल फॉर्म ऑफ प्राकृतिक लैंग्वेज, ये ए ट्रांजिशनल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इवॉल्विंग फ्रॉम प्राकृत टू मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। इसे कहा गया अपभ्रंश दोस्तों, क्या कहेगा, एक तरीके से हिंदी में अपभ्रंश। ठीक है, ये वो अपभ्रंश है। गॉट इट। चलो 97 पे आएंगे। यह कवि राजमार्ग वाज द कंसिडर्ड एज अर्लीस्ट कन्नड़ा वर्क which among the following rulers was associated with it, कवि राजमार्गा, इसकी बात हो रही है। यह अमोघ वर्ष फर्स्ट दोस्तों, अमोघ वर्ष फर्स्ट was an accomplished poet and scholar. He is credited with the writing the first Kannada book on poetic. He wrote the कवि राजमार्गा। ठीक है, अमोघ वर्ष कवि राजमार्ग के द्वारा। Arrange the following components of temple architecture in the correct sequence while entering a Nagara style temple दोस्तों। Select the correct answer using the code given below दोस्तों। ठीक है, देखिए पहले गर्भगृह, मंडप एंड अंतराल की बात हो रही है। इसमें आएगा, पहले आएगा दोस्तों मंडप, फिर आएगा अंतराल, उसके बाद गर्भगृह। गर्भगृह जहां पर वो मेन डाइटीज होते हैं, जहां पर दोस्तों गर्भगृह में उनको रखा जाता है। ये फीचर है नागर स्टाइल के। तो 98 का है 2 3 1, यानी मंडप, फिर अंतराल, फिर गर्भगृह दोस्तों। ठीक है, अगर बेसिक कंप्राइज की बात करेंगे तो पहले देखते हैं क्या है। गर्भगृह हो गया इनसाइड, जहां पर मेन जो डाइटी है, मेन जहां पर पूजा होती है, वो होता है गर्भगृह दोस्तों। ठीक है, 99 की बात करेंगे। ये है थिएटर फॉर्म्स, ये है कुछ स्टेट यूनियन टेरिटरी दोस्तों। ये है भांड पाथेर, भांड पाथेर कहते हैं इसे। भांड पाथेर इज द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ कश्मीर, इज ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ डांस, म्यूजिक एंड एक्टिंग, सम सटायर, विट वगैरह वगैरह। तो भांड पाथेर कहां से है, जम्मू कश्मीर। मार्क की बात करेंगे, इट इज द ट्रेडिशनल थिएटर है दोस्तों, कहां का, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ मध्य प्रदेश, नॉट वेस्ट बंगाल। भावना की बात करेंगे, भावना एक प्रेजेंटेशन ऑफ द अनकैया नाट है असम का, क्या है, अनकैया नाथ है असम का दोस्तों। किसका है, अनास। तो ये दोनों क्या है, रॉन्ग हो गए। भांड पाथेर सही है, जम्मू कश्मीर। तो आंसर हो गया करेक्टली मैच 1 ओनली दोस्तों, 1 इज करेक्टली मैच। कम टू द लास्ट एंड 100 क्वेश्चंस। क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चाल कैलोथिक फेस दोस्तों। क्या है, कॉपर एंड स्टोन ऑब्जेक्ट्स वर प्रिवलेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। The people of the Chalcolithic period were well acquainted with manufacturing of cloth, and painted grey ware pottery was the most commonly used type of pottery in this Chalcolithic phase दोस्तों। Which statement given above are correct? चलिए, पहला क्या है, कॉपर में दोस्तों, कॉपर और स्टोन यूज हो रहा था चालकोलिथिक में। ठीक है, द पीपल ऑफ चालकोलिथिक पीरियड they know about the spinning and weaving because spindle wools who have been discovered in Malwa, which are in Madhya Pradesh. Malwa and cotton flax silk threads made of cotton silk of Semal silk, it has been found in Maharashtra. तो ये क्या, सेकंड इज राइट। थर्ड देखेंगे, पेंटेड ग्रे जो है दोस्तों, देखिए पीपल जो है चालकोलिथिक फेज के, इट इज यूज डिफरेंट टाइप ऑफ पॉटरी, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वर द मोस्ट प्रिवलेंट। तो यहाँ पर था ऑकर कलर्ड पॉटरी दोस्तों, ओसीपी। ठीक है, ओसीपी विच रफली कवर द पीरियड बिटवीन 2000 बीसी एंड 1500 बीसी। तो ये रॉन्ग हो गया, थर्ड रॉन्ग है। आंसर इज बी इज द राइट आंसर। देखिए विजन का बहुत ही अच्छा दोस्तों टेस्ट सीरीज है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। इनको अगर क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं आप लगाने के बाद, तो उनको जाके इवेल्युएट करिए। इवेल्यूशन के बाद आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि भाई कहाँ आपको अभी और मेहनत करनी है, कहाँ और पढ़ना है। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम लग रही है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, उसको बार बार जाके मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, जिससे आपकी बेहतर तैयारी के साथ एक बेहतर एक्यूरेसी डेवलप होगी। तो चलिए, धन्यवाद फॉर वॉचिंग इट दोस्तों, थैंक यू। और देखते रहिए, बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। एंड बाय बाय, टेक केयर।